ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और पुनः पुनः आप लोगों का एक बार पंचकोशी साधना के इस कक्षा में स्वागत है। गुरुदेव सत्ता को आमंत्रित करते हुए हम लोग गुरुदेव की संरक्षण में यह क्लास प्रारंभ करें और क्लास करें। आज प्राण चिकित्सा पर अनुभव बहुत बार क्लास लिया जा चुका है और प्राण चिकित्सा क्या है, जैसे ही दो शब्द इसमें आते हैं, प्राण और चिकित्सा। प्राण ऊर्जा तो हम लोग लेते रहते हैं, प्राण ऊर्जा प्राणायाम जो हम लोगों का प्राण में कोश है उस समय, और जैसा कि बाबूजी कहते हैं कि सभी कोशों की साधना में प्राण ऊर्जा ही मूल रूप से हम लोग अपने अंदर जागृत करते हैं और उस प्राण ऊर्जा से अपने आप को लबालब भरते हैं। दूसरा जो यहाँ शब्द होता है चिकित्सा, तो चिकित्सा दो स्तर पर होती है। एक चिकित्सा है जो कि हम अपने आप का करते हैं, जितनी भी साधनाएं हम कर रहे हैं उन साधनाओं से प्राण की उत्पत्ति हो रही है और उन प्राणों से हमारी अपनी चिकित्सा हो रही है, तो वो स्वतः होती रहती है। उसमें कोई बहुत बल नहीं लगाना पड़ता, बल्कि जैसे जैसे हम साधना करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी चिकित्सा होती जाती है, स्वतः होती जाती है। और दूसरे जिस चिकित्सा प्राण चिकित्सा को जिस रूप में लेते हैं उसमें है कि एक डॉक्टर की भांति, एक चिकित्सक की भांति हम दूसरे का इलाज अपनी प्राण ऊर्जा से कैसे कर सके। तो यह दो चीजें, दो स्तर की बातें होती हैं। हमारे साथ अगर बाबूजी जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले मैं बाबूजी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि प्राण चिकित्सा के संदर्भ में गुरुदेव ने क्या कहा है और किस संदर्भ में लेकर वो इसको चले हैं, वो हम लोगों को एक बार दिशा निर्देश अपने अनुभव से दें। और क्या कभी उन्होंने प्राण चिकित्सा, प्राण जो अपनी साधनाएं करते हैं उन साधनाओं में चिकित्सा के रूप में इसको लिया है, और लिया है तो क्या अनुभव रहे हैं, और अन्य जो साधक हैं वह इसे किस रूप में लें। तो सर्वप्रथम मैं बाबूजी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो अपना अनुभव दें, ताकि हम लोग भी अनुभव कैसे बांटा जाए, किस प्रकार बांटा जाए, यह भी एक दिशा निर्देश हमें मिल जाए और हम जान सके कि किस प्रकार हम अपनी अभिव्यक्ति किसी विशेष विषय वस्तु पर दे सकते हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज बाबूजी को सबसे पहले। जी बाबूजी। जी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। देखिए, एक वांग्मय है कुछ गुरुदेव का, वो वांग्मय नंबर संभवतः 17 है, उसमें प्राण एक दिव्य विभूति। तो सबसे पहले तो कुछ गुरुदेव ने यह जोर दिया है कि हमें अपने आप को शानदार बनानी है, और एक और भी एक उनका अच्छा लगा हमको एक स्लोगन कि सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं आचरण से दिया जाए। दूसरों को शिक्षा देने में, ज्ञान देने में एक बहुत सरल लगता है, या दूसरे को दोष बहुत आसानी से दिख पड़ते हैं, इसलिए कि हर कोई अपने ढर्रे में जीता रहता है बचपन से। उसके पिछले जन्मों के अपने संस्कार होते हैं, इस जन्म में उनको क्या शिक्षा मिली, बचपन से क्या खान पान, रहन सहन, फ्रेंड सर्किल, कैसे इन्वायरमेंट में पला हुआ है वो व्यक्ति, इसके आधार पर उसका एक अपना ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और उस एंगल ऑफ विजन से संसार को तौलते चलता है। यानी जितने आदमी धरती पर टहल रहे हैं वो सब एक एक ब्रह्मांड लेकर घूम रहे हैं अपने खोपड़ी में।
तो अब ये लगता है कि वो अपने, अब जहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे एक आदमी के आइडोस्फीयर दूसरे आइडोस्फीयर से नहीं मिलता है, तो कुछ न कुछ वहाँ पर एक एलर्जी टाइप एक रिएक्शन होता है वहाँ पर। यदि सहधर्मिता मिल गई तो आकर्षण होगा, और यदि विचार नहीं मिलते हैं तो विकर्षण जैसा होता है। तो वो उसको तालबद्ध नहीं हो पाता है। समायोजन को योग कहा है ऋषियों ने। तो यह है कि जिस दिन हम इस समायोजन करने में सफल हो जाएंगे, इस यूनिवर्स के हर पार्टिकल से हम समायोजन करने शुरू हो जाएंगे, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। जब हम समायोजन नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। ये वो जो अंतिम में कक्षा या ऊपरी जो उच्च स्तरीय कक्षाएं कही गई उपनिषद में, उसमें बता दिया कि सब अज्ञानियों का विषय है कि क्या करें क्या ना करें, या ये गलत है वो सही। अब रह गई बात कि प्राइमरी स्टेज में इस ज्ञान को नहीं दिया जा सकता, धीरे धीरे शिक्षण की पद्धति। इसमें यदि शुरू से ही हम तैयार करते हो, तो पहले कहा जाता था कि भारत का हर बच्चा ऋषि है, या ऋषियों का देश ही कहलाता था। आज भी संकल्प वगैरह में पूजा पाठ में गोत्र बुलवाया जाता है, ताकि हम लोग बार बार याद करें कि गोत्र ऋषियों के नाम पर चलता है, कि हमारे पूर्वज लोग साइंटिस्ट थे और अपने आप को इतना शानदार बना लिए थे मैग्नेटिक फील्ड ऊंचाई कि इन ग्रह नक्षत्रों के भी चुंबकत्व से कि उनका प्रभाव नहीं पड़ता था, और धरती पर बराबर ये सारे मौसम भी सही ढंग से काम करते थे, और व्यक्ति के जहां जहां चले उनके औरा का भी प्रभाव मिलता था। यूं ही बुद्ध चलते थे तो पीछे यूं ही पब्लिक चल पड़ते थे। अनेकों मिलेंगे आपको उस स्तर के साधक और योगी रहे हैं जो कि बिना कहे, मत श्रमण पास सुना गया है कि जाने वाला और बैठने वाला बैठने मात्र से उसके रोग ठीक हो जाते थे, और यहाँ तक मेंटल जो दिमाग में अपसेट चल रहा है उसके भी सोल्यूशन मिल जाते थे। हम लोग भी यहाँ से जाता है, लेकिन जब जाते थे पूज्य गुरुदेव के समीप में तो लगता था कि सारे प्रश्न का उत्तर अपने आप मिलते जा रहे। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी औरा को, विश्वामित्र ने अपनी औरा को, एक अभा मंडल होता है हर व्यक्ति का औरा, ये सब प्राण के ही स्वरूप। ये पांचों शरीर में प्राणाग्नि कहा कि एवास्मिन् ब्रह्मपुरी जागृत, इस ब्रह्मपुरी में इस शरीर को ब्रह्मपुरी कहा गया है, यानी परमात्मा का वास है, सारे देवताओं का वास है, तो ब्रह्मपुरी है। इस ब्रह्मपुरी में प्राणाग्नि एवास्मिन् ब्रह्मपुरी जागृति। प्रश्नोपनिषद का ऋषि कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि यह अनुभव से त्रिकाल दर्शित है। कहा कि इस शरीर में, इस ब्रह्मपुरी में प्राण की अग्नियां बराबर जागते रहते, अपना काम करते। तो जो हम लोग का जो पांचों सेल है, पांचों कोष, यही सारे कुंड हैं, इसके भीतर दबी पड़ी अग्नि वही प्राण के ही सब स्वरूप हैं। प्राणो भवेत् परब्रह्म, प्राण ही परब्रह्म कहलाता है, अत्यंत शुद्ध स्वरूप में अपने। जगत कारणम, पूरे विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला वही है, गायत्री वाइदम सर्वम। तो यह बात देखी जा रही है। उसमें एक और भी प्राणो भवेत् कोष भी कहा गया, मंत्र ज्ञान कोष, तो जो भी पंच कोष है सब प्राण के ही लेयर है। और एक और भी बात कह दिया गया, जिसमें हम लोग का जो बॉडी सिस्टम है, तो इतनी बात तो समझ में आ जाती है कि दो सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। एक तो इंडोक्राइन सिस्टम कमांड करता है और दूसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एक जगह लिखा है योग ऋषि ने कि अन्य किसी भी तरीके से इस पर कमांड नहीं किया जा सकता, लेकिन जगा हुआ प्राण इसको कमांड कर लेता है। यानी प्राण का जागरण महान जागरण है, तो उसका लाभ ये मिलेगा। तो पांचों कोषों को यदि हम प्राणों को जगाते हैं, अन्नमय कोष को प्राणाग्नि कहा गया, तो होता है क्या कि पहले रोगों को हटाएगा। ऐसे भी सुनने को मिला है कि कुंडलिनी जगता है तो आदमी का रोग भस्म हो जाते हैं। तो कुंडलिनी जगने का, रोग भस्म होने का मतलब कि हम साइंस क्या काम किया, आसन कर रहे थे, डाइट सही ले रहे थे, तप कर रहे थे, सुख दुख को सह रहे थे, और जाकर मेंटल फीडिंग सही ले रहे थे ब्रह्मचर्य के माध्यम से, अर्जन तब बराबर स्वाध्याय करते, ये सारे एक ब्लोअर का काम करते हैं। अग्नि प्रदीपनम, आसन उपवास शुद्धि तपस्या। तो शुरुआती दौर में जो स्लैग्स आते रहते हैं, जो अन्य जन्मों के स्लैग्स, वो प्राणिक ऊर्जा क्या करता है, उसको गलाकर बाहर निकालता है, शुद्धिकरण करता है। ये शुद्धिकरण प्रोसेस से फिर क्या बात बन गई कि वो अग्नि, प्राणाग्नि उसको बोलते हैं, वो सारे रोगों को हटा दिया। एक आयु बढ़ गई। एक होता है कि कम पका हुआ ईंटा होता है, 3 नंबर 4 नंबर, कान में लगा देंगे तो तुरंत नन्ही पकड़ लेता है, सीवरेज वाला एरिया।
और वही झमाई रीटा इधर हम लोग बोलते हैं, माने काफी बढ़िया से पका हुआ हो तो उसके दीर्घायु बन जाता है। वही सब पक करके चट्टान बन गए, लंबी आयु वाले बन गए। तो धीरे धीरे आदमी की उम्र बढ़ने लगता है, एज फैक्टर बढ़ने लगता है। शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध पानी, शुद्ध इसका इस्तेमाल करने लगेंगे तो साथ है कि पंच तत्वों से बना हुआ है, तो ये प्राण का ही सारे स्वरूप है, प्राण का ये कॉन्डेंस स्वरूप है। तो ये प्राणिक हीलिंग सिर्फ करना पड़ता है शुरू में। जो अपने ही रोगी हो दूसरे को कैसे निरोग बना सकता है? तो स्वास्थ्य का भी टीचर नहीं बन सकता और किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। ठीक है, अब मान लें कि फिजिकल फिटनेस है लेकिन किसी को साइटिका जैसा हो गया या कहीं पर पेन हो जाता है या ये नर्वस सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम में जाता है, तो वहां पर चक्रों के माध्यम से उसको क्लीनिंग करना पड़ता है, क्योंकि हर चक्रों के माध्यम से जो प्लेक्सस है उसके नर्व फाइबर्स गए रहते हैं उस पार्ट्स में, तो वो केवल आसन से प्रभावित नहीं हो पाएंगे, वो सारे पार्ट्स को नहीं छू पाते हैं। तो उस हालत में प्राणायाम की प्रक्रिया करनी पड़ती है। कोई डिप्रेशन में हो गया हो, एग्रेसिव मूड का हो या वन वे सोचने वाला हो, या फिर जाकर के उग्रवाद आतंकवाद की तरफ उसको चला गया है, या भ्रमात्मक स्थिति बनती हो, या फिर जाकर के बेचैनी, पेशेंस नहीं होना, ये सब भी मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन प्राणायाम को करके देखा गया कि किसी ढंग से हम किधर ब्रीदिंग लें, किधर निकालें, इसके भी प्रभाव पड़ते हैं खास अवस्था में। लेफ्ट टू लेफ्ट का प्रैक्टिकल करने से देखा गया कि एमिगडाला पार्ट को सीधे जाकर ठोकर मार के उसको क्लीन कर दे रहा है, और क्लीन करने में क्या होता है, उसका जो बेचैनी हो खत्म हो जा रही। इसका मतलब है कि इन यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ये सब एक्टिवेशन करके, घर्षण करके, अग्नि पैदा करके वहां पर बिजली पैदा की जा सकती, और वो आ जाएगा तो धीरे धीरे आदमी का ततक्षेत्र प्रकाश आवरणम ये बन गया, और ये इस तरीके से लाभ सब मिलते जाता है। तो हम पहले अपने पर प्रैक्टिकल किया, शरीर भी तरह सारे रोगों से जर्जर हो चुका था, और भी बाहर से तो लग रहा था कि बिल्कुल यंग है, आउटलुक बहुत शानदार था, लेकिन भीतर हम अनुभव करते थे कि घुने हुए एक पेड़ की तरह। और वहां से अपनी जर्नी शुरू की। खान पान रहन सहन वैसा हो गया था जैसे कि एक जनरल और भी माने रफ रूटीन वालों का होता है। लेकिन धीरे धीरे हमने पाया कि फिजिकल शरीर के रोग धीरे धीरे 3-4 साल के भीतर में सारे रोग बाहर निकले। तो ये समझ में आ गया कि ये शरीर भी ठीक हो रहा है, साथ ही साथ में दौड़ने वाली जो बिजली है, करंट, वो अब धीरे धीरे सही काम करने लगी। और भी करते गए तो इसमें हिम्मत, जहाँ डर और झिझक बनी रहती तो सब खत्म होने लगती। एडवेंचरस जर्नी में मन लगने लगा कि खतरों से खेलने का अभ्यास किया जाए, पहाड़ी पर चढ़ा जाए, वहां चढ़ा जाए, वो काम किया जाए समाज में जो सामान्य आदमी नहीं कर सकता। तो वो हार्ड टास्क लेकर पूरा करने के लिए सब प्राणी जो सेकेंड बॉडी है उसके लाभ मिलने लगे। तो जो अच्छा, दूसरी बात है कि शिक्षक वही बन सकता है जो कि उन खतरों से क्रॉस किया हो, ताकि जो उन खतरों में उलझ जाते हैं उनको बता सकता है, देखिए बगल में ऐसे चढ़ेंगे, ऐसे कर लेंगे तो पकड़ा जाएगा। तो इस तरीके से हाँ, वो प्राणिक हीलिंग हो गया इस तरह से, किसी को दिशा दे देना और क्लू बता देना और उसके द्वारा लाभ लेना, तो उसका प्राण बढ़ गया, तो प्राणिक हीलिंग का टेक्निक बन गया। और भी होता है तरह तरह के प्रोसेस में। तो हमने क्या किया कि एक एक क्वेश्चन को पहले उसको शुद्ध करके उसकी खुद की प्राणिक एनर्जी को बढ़ाया। जो मेंटल स्टेट वाला है उसके प्राणिक एनर्जी को योगाग्नि कहते हैं। पहले था कि दो विपरीत धाराओं को जोड़ नहीं पाते थे, हर्ष और विषाद को नहीं जोड़ पाते थे, सुख और दुख को एक बिंदु पर नहीं ले आ पाते थे, यानी द्वंद्वों के बीच में नहीं रह पाते थे। निगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, उसके बीच में हम न्यूट्रल में नहीं रह पाते थे। लेकिन धीरे धीरे योगाग्नि के उस प्राण को भरना शुरू कर दिए तो उसमें एक चिदाकाश वाली स्थिति मिलने लगी, जिसको हम शून्य लय समाधि कहते हैं, जो बाद में जाकर के एकदम अत्यंत शांति और एक गजब के एक लाइट वाला स्टेज मिलना शुरू हुआ। तो वो सब प्राण के रिफाइंड स्वरूप हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि यदि उस लेयर का किसी को दिमाग में द्वंद्व चल रहा हो, मस्तिष्क में और भ्रमात्मक स्थिति, तो वो वाले लेयर में जाना पड़ता है। द्वंद्व, दो विपरीत शक्ति धाराओं को जोड़ करके एक साथ लेकर जो चल सकता है, तो वो धीरे धीरे अपनी। तो अब यह आ गया कि उस लेयर में यदि रोग है तो नीचे वाला आसन वाला, अन्नमय कोश वाला उसको नहीं ठीक करेगा, ये डॉक्टर उसको नहीं क्लीन कर पाएगा। या प्राणिक एनर्जी किसी कमी, किसी चक्रों में क्लीनिंग नहीं करना है, तो जो खुद उस चक्रों का क्लीनिंग नहीं किया, वहां से रेडिएशन नहीं भेज सकता है, तो उस साधक के उस पार्ट को वो चिकित्सक नहीं क्लीन कर सकता। तो ट्रीटमेंट करने के लिए जरूरी है कि उस विषय में हम अपने आप का एक लंबा सा अनुभव रखें।
कहा कि 12 साल यदि कोई प्रैक्टिकल कर लेता है उस विषय का, तो उस अवस्था में एक मजा हुआ, एक वेटरन, एक अच्छा चिकित्सक बनता। और जैसे ही बढ़ जाता है मनोमय कोश के पार, मन के पार वाले जो लेयर्स हैं, वहां पर कोई अथाह शांति और अथाह आनंद वाला लेयर फिर शुरू होता है उधर से। तो वो उस स्थिति में जाने के बाद जब पता चलता है अरे इसमें भी किसी न किसी तरह के कुछ टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, वो अहंकार वाला होता है, मान्यताओं वाला होता है, आसक्ति वाला होता है, वाला वो दिखता नहीं है। और वहां से जो चलता है तो छत चूरा हो तो नीचे वाले सब खराब करते हैं। इन दिनों के जो डॉक्टर हैं, तो ऐसे डॉक्टर हमें चाहिए इन दिनों, जो कि चूंकि रोग है उस लेयर में, और अब हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आसन प्राणायाम वाला कर रहे हैं, तो ठीक तो होगा, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं होगा इसमें। औषधियां भी लेंगे तो कुछ दिन तक दबे रहेगा, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं होता है इसमें। तो ये इसकी पहुंची नहीं है उस लेयर में, और वहां पर दिनों गंदगी पहुंच चुकी है, इमोशंस में गंदगी पहुंच चुकी है वहां पर, समझिए। संकीर्ण स्वार्थपरता वाली आ गई है। प्रेम भी हम कर रहे हैं तो स्वार्थपरक प्रेम कर रहे हैं, कुछ न कुछ भीतर ही भीतर एस्पेक्ट को रख कर काम कर रहा है। तो ये सारे जो वहां के जो टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, वो हम अपने भी शांति तो दे ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे लग रहा था कि उधर का रोग था, लेकिन वहां का रोग था चू करके इस शरीर में फल फूल रहा है। तो इस तरह के इन दिनों आत्मिक चिकित्सक की जरूरत पड़ रही है, और वो इसकी जितना ही इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, उसके तो सोचने मात्र से दूसरे कल्याण हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, कोई टेक्निक नहीं, एक जगह बैठा हुआ ऋषि पूरे विश्व के किसी भी व्यक्ति को वो प्राणिक हीलिंग कर सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले अपने आप के स्तर को उस स्तर का बना लें कि हमें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्राणिक हीलिंग किया किसको जा रहा है। कोई भी व्यक्ति आ गया तो पात्रों को उसमें देते हैं, तो ठीक है। तो एक और तरीका, एक तो तरीका है कि खुद क्योर करना, और दूसरा तरीका है उसको क्लू बता देना कि आप करेंगे तो एक तो योग्य बन गया, वो भी टीचर बन जाएगा। तो ये टीचर्स उत्पन्न करने की जो भारत की शैली है वो फलती फूलती रहेगी। नहीं तो केवल एक ही हम हीलर बने रहेंगे, लेकिन ये मर गया तो बिल्कुल साइफर शून्य जैसी स्थिति आ जाएगी। तो ये ऋषियों की परंपरा थी कि अपने में इसको ज्ञान को कहीं रुकने नहीं देते थे और उसको ही क्लू बता देते। तो इस टेक्निक को हमने अपनाया, खुद हीलिंग न करके कोशिश किया कि उन्हीं को बता दे कि आप ऐसा करेंगे तो एक तो उनका खुद का अनुभव बढ़ेगा और उनकी खुद की कमाई कहलाएगी। मांगा हुआ भीख लंबे समय तक नहीं चलता है। मांगा हुआ ब्लड से किसी को डाल भी लिया तो कुछ एक दिनों के बाद में उसका बिल्कुल खत्म हो जाता है प्रभाव। इसलिए हम कोशिश करें कि खुद की खेती करें और खुद के द्वारा हमने ये गुरुजी ने हम आदेश दिया कि खुद मत ऐसा किया करो, तुम अपने आप को क्लू बता दो। तो क्लू बताने से दिग्भ्रांतों को दिशा देना ही प्रज्ञा अभियान है। तो उसकी अपनी एक पूंजी हो जाएगी, अपना पाथवे मिल जाएगा। नहीं तो हम कहाँ कहाँ रहेंगे, और गुरु कहाँ कहाँ शिष्य के पास जाएगा। कहीं से जगह उसको जरूरत पड़ेगी तो खुद की बुद्धि से उसको काम लेना पड़ता है। तो खुद वाला अपना कॉन्शियसनेस जगा ले, खुद डेवलप कर ले, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई पूंजी। तो इस टेक्निक को हमने अपनाया है। अच्छा, खुद एक बार अपने आप भी प्रैक्टिकल किया, करीब 80 किलोमीटर दूर एक अपने जो कभी उन्होंने कभी अपने पर सहयोग किया था, तो हमें लगा कि सहयोग का प्रतिदान तो ले नहीं रहे हैं, तो एक दूसरा तरीका शायद इनके लाइफ में हम कभी काम आ जाए। एक प्रैक्टिकल किया था और ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स में कुछ एग्रीकल किया था कि उनका फोटो मांग लिया और अपने यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर यहाँ पर बैठे हुए अपने साधना कक्ष में उसको सामने रखे और उसके इमेज को, जैसे कि आपको तन्मात्रा साधना में रूप तन्मात्रा की गई, तो रूप तन्मात्रा के द्वारा उसको ट्यूनिंग कर ली। और ट्यूनिंग करने के बाद चूंकि ब्रेन का एनाटॉमी हमने क्लियर है विजन उसका, तो ये देख करके ब्रेन के एक एक न्यूरॉन्स को, एक एक पार्ट्स को पहले शुरू किया कि इसमें अब यहीं से टेलीपैथी संप्रेषण द्वारा ये रेडिएशन भेज करके ब्रेन में और इसको क्लीनिंग करने का एक भाव करते हैं। काफी व्हील पावर को भेज करके हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो पाया कि इसमें और 15 दिनों के भीतर में बिल्कुल की और जो चिकित्सक ट्रीटमेंट कर रहे थे जब दोबारा जांच किए तो उनको कभी भी मृगी आ जाती थी, कभी भी आ जाते थे, बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ है, लेकिन अचानक कभी भी वो चक्कर आकर के गिर पड़ते थे और बेहोश हो जाते। तो वो डिफेक्ट था। लेकिन जब चेकिंग कराने गए थे फाइनली तो वो उछल गए थे कुर्सी से, कहे कि ये कैसे हो गया। कहा कि बस अपनी ईश्वर की कृपा। तो अपनी प्रैक्टिस को अपने श्रेय भी नहीं ले सकते। जितने भी चमत्कार होते हैं ईश्वर अपने हाथ में रखता है, इसलिए कभी भी अपने द्वारा भी किसी का क्योर हो जाए तो उसका श्रेय ईश्वर को देनी चाहिए कि हमें माध्यम बना लिया और हमारी योग्यताओं का एक सदुपयोग कर दिया कहीं ने किसी ढंग से करने का।
तो इस तरीके से अपना ईगो नहीं बढ़ने पाएगा और एक इनडायरेक्ट वे में किसी का कल्याण भी हो जाएगा। तो दोबारा फिर इस तरीके से सेल्फ नहीं करके हमने एक बार किया कि अब उसको सेल्फ करना बंद कर दिया और उसको क्लू बताना शुरू कर दिया कि आप ऐसे करेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा, खुद भी अनुभव हो जाएगा और बहुत जल्दी ये हो जाएगा। तो अपनी पूंजी अगले वाले लेयर्स में बढ़ने में और रिसर्च में बनी रही। तो ये है। धन्यवाद दीदी। तो हम चाहेंगे कि इसमें पार्टिसिपेंट्स जो कि ग्लोबल लोग हैं, तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ मिलता ही मिलता है। किसी को मान लीजिए आप स्वाध्याय कर रहे हो कहीं सत्संग कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा वाक्य, कोई शब्द छू जाता है जिससे लगता है कि अरे एक प्रकाश मिल गया, वो प्राणिक हीलिंग हो गया। तो इनडायरेक्ट में भी ईश्वर हर कण कण पार्टिकल से हमें पढ़ाते रहता है, वो प्राण के रूप में घुला हुआ रहता है। श्रेय हम चाहे किसी को दे दे, लेकिन अपना मैग्नेटिज्म उसको खींच करके ले आकर के शिष्य की पात्रता गुरु को जबरन खींच करके उसको दरवाजे पर ला देती है। कबीरा मन निर्मल भेदे में पाछे पाछे हरि फिरे। वो जो गुरुदेव को ढूंढने के लिए नहीं गए थे, खुद वहां से हिमालय का ऋषि आकर इनके साधना कक्ष में कि मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। तो दोनों को नहीं बेचैनी रहती है। तो अपना मैग्नेटिज्म हमें बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए, पात्रता, तो सारी व्यवस्था बनते चली जाती है। तो धन्यवाद दीदी। और हम चाहेंगे कि पार्टिसिपेंट्स लोग अपने अनुभव दें और कि उनको क्या लाभ मिला। एक अपने कल परसों बातचीत हो रही थी, एक हरियाणा से कोई जुड़े हुए हैं अपने मित्र यदि हो तो उनका सुमित जी कुछ ऐसा ही कुछ नाम था, यदि हो तो वो हैंडरेज वाले अपने करेंगे तो उनको कैंसर को से अपना फाइटिंग के यहाँ लड़े हैं। तो सेल्फ प्राणिक हीलिंग कैसे किए हैं, क्या बन गया, और 5 कोर्सों पर अपने ढंग का तो वहां पर चंडीगढ़ में वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं और लोगों को क्लासेस भी ले रहे हैं। तो अचानक बातचीत हुई तो ये पता चला कि वो भी अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग होंगे, सुरेंद्र पटेल जी हैं या जो डीएसबीबी से पीजी कर चुके हैं, तो उनके कोर्स में भी रहा होगा कहीं ना कहीं पर प्राणिक हीलिंग। तो उसका उपयोग किया गया कि नहीं लाइफ में, कि वहीं सिर्फ किताब की ही बातें रह गई और डिग्री मिल गई या कुछ लाभ लिया गया कि नहीं। यदि प्रयोग किया गया है तो हम कह सकते हैं, कर सकते हैं। और जो बिल्कुल अचानक पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, प्राणिक हीलर कबीरदास बन सकता है, नामदेव बन सकते हैं, और वो संत रविदास बन सकता है। इस तरीके से कोई भी प्राणिक हीलर बन सकता है जो डिवाइन एनर्जी को किसी न किसी रूप में टच किया हो, लिया हो, तो उसको कहीं ना कहीं पर वो बांट सकता है, दे सकता है। तो हर कोई अपने अनुभव को लो तो अपने हैंड रेज करेंगे। विश्वानंद जी भी बहुत अपने आप का लाभ लिया है, दूसरों को बताते रहते हैं। तो चूंकि डॉक्टर रीता सिंह हैं तो ये प्राणिक हीलर का एक अच्छा सा अपना कोर्स भी किए हैं और उसका लाभ देते रहते हैं। लोग चिकित्सा के रूप में भी, ट्रीटमेंट के रूप में भी कहीं कहीं शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, रोगों को ठीक भी करते हैं। तो इस तरीके से हर एक तरह के बिंदुओं पर हम चाहते हैं कि अपना अपना थोड़ा थोड़ा अनुभव देवे। 2 महीने लोग तो अच्छा रहेगा जी। चूंकि यह क्लास सबके लिए है और आज का क्लास है आपस में काउंसलिंग का क्लास है कि आपस में अपने अनुभव को शेयर करें जी। धन्यवाद अमन जी और रीता दी, आप सबको नमस्कार और आगे कक्षा को बढ़ाइए। हम भी सुन रहे हैं, हमारे पास भी कुछ हैं पार्टिसिपेंट्स लोग बैठे हुए हैं, तो ये भी अपना अनुभव बताएंगे। तो आप में से कोई एक पहले शुरू कीजिए। तो हमारे पास भी कुछ एक लोग बैठे हैं तो अपना अनुभव बता सकते हैं। तो कोशिश ये होगा कि 2-3 मिनट के भीतर में और काम की बात कही जाए जी। प्रणाम जी बाबू, बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र भैया का हैंड रेस था। सुरेंद्र भैया मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिए और हमें अपना अनुभव बताएं प्राणिक हीलिंग के बारे में। सबको प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्राणिक हीलिंग का निश्चित रूप से कोर्स था, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल था और उसमें अल्टरनेटिव थेरेपीज के रूप में प्राणिक हीलिंग हम सबको पढ़ाया जाता था। इसके थोड़े से सिद्धांत और थोड़े से सूत्र के बाद में मैं अपने अनुभव आप लोगों से, आप सबसे साझा करना चाहूंगा। हम जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जितनी भी साधना करते हैं, चाहे वो स्वाध्याय हो, सत्संग हो, मनन हो, चिंतन हो या फिर निधि ध्यान हो, प्राण जो है वो 3 चीजों पे काम करता है। उसके जो सिद्धांत है वो 3 है। सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राण है या फिर ऊर्जा के केंद्र हैं, उसको आकर्षित करना, और आकर्षित करने के बाद में दूसरा जो स्टेज होता है उसे अवशोषित करना, और तीसरा जो स्टेज होता है उसे वितरित करना या फिर उसका प्रयोग करना। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी हम साधना करते हैं, साधना के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले
प्राणों को आकर्षित करना, दूसरा प्राणों को अवशोषित करना या धारण करना, और तीसरी जो चीज है वो प्राणों को वितरित करना। तो एक सामान्य बात है जो सब लोग जानते हैं कि एक बुझा हुआ दीपक या फिर 1000 बुझे हुए दीपक एक बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकता। ठीक वैसे ही एक जलता हुआ दीपक 1000 बुझे हुए दीपक को जला सकता है। तो यहाँ पे प्राणिक हीलिंग का जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है वो है सुबह प्रातः काल उठना। प्रातः काल जब योग की कक्षा होती थी तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में चारों तरफ पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं, अच्छे अच्छे सद्वाक्य लगे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जड़ वस्तुओं से ही हमें वो मिले, प्राण मिले या फिर ऊर्जा मिले। कभी कभी हमें पेड़ पौधों के माध्यम से भी या फिर विचारों के माध्यम से भी, यहाँ पे जड़ मैंने इसलिए कहा कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे कि सद्वाक्य लिखा है, तो सद्वाक्य में जैसे आज बाबूजी ने कहा कि सार्थक और प्रभावी उद्देश्य वह है जो हम अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं, न कि वाणी से। तो ये लिखा तो वो दीवार पे है, लेकिन दीवार पे लिखा होने के बावजूद वो जो विचार है वो हमें जीवन दे देते हैं। तो प्राणिक हीलिंग का व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि सुबह जब योग की कक्षा करते थे तो टहल लेते थे, गौशाला चले जाते थे, आसपास घूम लेते थे। उससे क्या होता था कि हमारे रोमकूपों में एक तो शुद्ध वायु प्राण के रूप में प्रवेश कर जाती थी। दूसरी बात है कि इसी के साथ ही साथ सुबह गुरुदेव ने लिखा है कि सुबह ओम पार्टिकल्स, जिससे गॉड पार्टिकल्स कहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा जमीनी स्तर पे आती है, उसका जो लेयर होता है हमारे बिल्कुल निकट होता है। तो सुबह जब हम 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में योग की कक्षा का अभ्यास करते थे, घूमने फिरने का अभ्यास करते थे, तो हमारे मन में, हमारे शरीर में, अंतःकरण में प्राण क्या है, अवशोषित हो जाते थे। अब इसका प्रैक्टिकल अनुप्रयोग कहाँ किया, अपने व्यक्तिगत अनुभव आप सब लोगों से साझा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल हम पास बैठ करके किसी की चिकित्सा कर सकते हैं। हम अपने विचारों को संप्रेषित करके, अपने भावनाओं को संप्रेषित करके या फिर वाणी के माध्यम से भी किसी की चिकित्सा कर सकते हैं। एक शानदार उदाहरण है वाणी की चिकित्सा, वाणी के माध्यम से किसी में प्राण भरना। जब हनुमान जी लंका में जाने वाले थे तो वो अपने आप को दुर्बल समझ रहे थे, असहाय समझ रहे थे, लेकिन वहीं पे उनकी शक्ति से उनको परिचित कराया गया और वो प्राण से ओतप्रोत हो गए। तो वाणी के माध्यम से भी उनको शक्ति प्रदान की गई। वो तभी शक्ति प्रदान की गई जब उनके पास स्वयं की अपनी साधना पद्धति थी, स्वयं की उनकी शक्ति थी। तो हमारा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि सुबह जब योग के माध्यम से प्राणों को आकर्षित करते थे और अवशोषित करते थे, तो हमारे परिवार के जितने भी सदस्य रहते थे या फिर जो हमारे परिचय के लोग रहते थे, उनको कभी किसी प्रकार की समस्या आती थी, चाहे वो आर्थिक समस्या हो या फिर उनके विचारों में निकृष्टता हो या फिर उनको नकारात्मक विचार आ रहे हो या फिर उनको किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो आराम से ध्यान करके उनको हम विचार संप्रेषित करते थे और यही भाव करते थे कि उनको सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। इस माध्यम से भी जब 4-5 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद उनसे बात की जाती थी, उनकी जो व्यक्तिगत समस्या रहती थी, नकारात्मक चिंतन की जो प्रक्रिया रहती थी या किसी प्रकार की समस्या रहती थी, तो प्राणों को, विचारों को, भावनाओं को प्रेषित करने के माध्यम से भी उनको बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता था। तो वाणी के माध्यम से भी हम प्राणिक हीलिंग का काम करते रहे, क्योंकि वाणी भी हमारे 4 प्रकार की होती है और यदि हमारी वाणी में ओजस्विता है, तेजस्विता है, प्रखरता है, तो सामने वालों को जो भी कहेंगे वो उसे अपने हृदय से स्वीकार करेगा, उसे अंगीकृत करेगा और उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक शानदार एग्जाम्पल कक्षा में ही है जो आप सबको बताना चाहूंगा। बाबूजी हम लोगों में भी प्राणों को वितरित करते, प्रेषित करते हैं। आप लोग देखे होंगे शनिवार का और रविवार का जो दिन रहता है, एक मन में कितनी आतुरता रहती है प्राण को ग्रहण करने के लिए। तो बाबूजी जब कक्षा में हम सबको पढ़ाते हैं तो उनकी एक सामूहिक, उनकी चेतना हम सबके सामूहिक चेतना पे काम करते रहती है और वो जो बोलते हैं वो हमारे सीधा मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर गहराई में प्रवेश करते हैं और हम उस रास्तों पे, उस सिद्धांतों पे जो बाबूजी आध्यात्मिक के छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स है उसको बताते हैं और उसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहे, कुछ चीजें रही, वो आप सब लोगों से साझा की है। प्रणाम अमन भैया, प्रणाम बाबू।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका अनुभव जो है निश्चित रूप से हम सब लोगों के लाभकारी है। इस प्रकार से हम वाणी के द्वारा, संप्रेषण के द्वारा सभी में प्राण का, अपने आसपास में प्राण का संचार कर सकते हैं। अब मेरा निवेदन है, नेक्स्ट कोई भी पार्टिसिपेंट अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अमन भैया, मुंबई से डॉक्टर अनीता शरण दीदी हैं। उन्होंने एक बार वक्तव्य दिया था कि आने वाला समय जो है वह प्राणिक हीलिंग का ही रहेगा। मेडिकल साइंस जिस तरीके से दवाई दे रहा है और उससे जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो आने वाले समय में उन सभी का जो समाधान होगा वह प्राण की अग्नि को जलाकर ही, जगाकर ही ठीक किया जा सकता है। तो हम लोग अगर आमंत्रित करें डॉक्टर अनीता शरण दी को कि वो मेडिकल साइंस से जोड़कर किस प्रकार हमारे ये प्राणिक हीलिंग आगे चलकर ज्यादा उपयोगी होंगे, वो कुछ अपनी बात बताएं। मुंबई से अनीता शरण दीदी। जी जी दीदी, दीदी को अनम्यूट कर दिया। आवाज आ रही है? जी दी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। नहीं, मेरा ये कहना है कि मेरे को 20 साल पहले जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था, तो सारे डॉक्टर लोग सब दवाई एलोपैथिक हार गए थे, मतलब, है ना। फिर जैसे होता है ना सांधिकुंज से निर्गुंडी, गिलोय, शंख पुष्पी, इसका काढ़ा, फिर कोई ऊर्जा उपचार करके, है ना। और अभी भी ऐसे मेरा सब जॉइंट में पेन रहता है, तो अभी हाल में ही हम देखे कि एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर परिहार है, अपने गायत्री परिवार के ही है, तो उन्होंने कहा पानी से चिकित्सा, वाटर थेरेपी। मैंने ऑल्टरनेटिव थेरेपी में कितना कुछ है जो हम लोग को पता नहीं है। तो वो बोल रहे थे कि पानी, और आपको विश्वास नहीं होगा, हम 1 महीना से तड़प रहे थे, और अब भी 3-4 दिन पहले हम देख रहे हैं कि 2 से 3 दिन वो खाली पानी को, मतलब कब पीना, क्या पीना, वैसे वो हमको बताए, मतलब लिख के दिए थे। तो उससे हम देख रहे हैं कि मेरा 90% पेन एकदम कम हो गया। तो हमको ये लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग को काफी रिसर्च करना चाहिए, है ना। प्राणिक हीलिंग है और भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी जितना है, सारे में हम लोग को काम करना चाहिए, लेकिन मेरी साधना उतनी नहीं है ना, तो करना है। मेरा ये इच्छा है कि एक छत के नीचे सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपी, योगा, आसन, ऐसा कुछ करें। तो आप लोग क्या ये चाहिए, मतलब आइडिया, जैसे क्या करें, कैसे करें, है ना। तो काफी लोग का दीदी ट्रीटमेंट बहुत हो बहुत सकता धन्यवाद। है, काफी लोग का ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने हमारे जैसे काफी पेशेंट्स हैं जो एलोपैथी के साइड इफेक्ट से फिर दूसरा बीमारी हो जाता है, जैसे उसका किडनी खराब हो जाएगा, है ना, लिवर डैमेज हो जाएगा, तो वो साइड इफेक्ट एलोपैथिक से, मतलब दूसरा बीमारी क्यों ले। पहले ही एक है, जैसे हम नहीं लेते हैं दर्द का दवा, मेरा हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो बोलते हैं कि दर्द है तो ये दवा ले लो, हम क्यों ले, हम कभी नहीं लेते, हम 20 साल से ऐसी जो है हम झेलते हैं, हम नहीं लेना। लेकिन ऑल्टरनेटिव में अगर हम खोजें तो काफी खजाना है, तो उसको हम लोग को ढूंढना है। एक एक नॉलेज भी नहीं है हमको उतना, तो हम सीखना चाह रहे हैं, हमने नेचुरोपैथी का बुक मंगाया अभी, हम बोले हम कैसे सीखे कि हम अपने जैसे कितनों को ठीक करें, ऐसी भावना है। बाबूजी का गाइडेंस चाहिए कि और हम क्या करें, कैसे करें, है ना, ताकि आने वाले दिनों में काफी चेंज आ पाए ट्रीटमेंट में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दीदी, जी जी दीदी। देख लें और कोई हैंड राइज है। पद्मा दीदी भी हम लोग के बीच होंगी, जी वो जी बहुत दिन से पंचकोश से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत सारे प्राणाग्नि उनके अंदर भी जागृत हुई होगी। बाबूजी उनके घर रहे हैं और बहुत चीज उन्होंने सीखा है, तो उन्हें देखें, उन्हें भी बुलाएं। पद्मा दीदी। जी जी जी, मैं पद्मा दीदी को अनम्यूट कर रहा हूँ। साथ में निवेदन और है अनीता दीदी से कि इसमें कुछ मेरे व्यक्तिगत प्रयोग भी हैं और बहुत सरल है इसमें, जो नेचुरोपैथी के लिए दीदी इसमें बात कर रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी इसमें प्रयोग करने की या बहुत ज़्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में जो अन्नमय कोश की साधना है, तो ये पूरी की पूरी नेचुरोपैथी की साधना है। अन्नमय कोश का मतलब ही है कि जो हमारा अननेचुरल बिहेवियर हो गया है उसको नेचुरल किया जाए, प्रकृति के संरक्षण में चला जाए, तो बीमारियां सारी अपने आप भाग जाती हैं। इसमें जो तत्व शुद्धि की तपश्चर्या है, तो तत्व शुद्धि में बड़ी सिंपल सिंपल स्टेप्स में जो है इसमें लिखा है, तो बहुत सारे मेरे अनुभव इसमें तत्व शुद्धि में हुए हैं और बहुत सारी परेशानियों से जो है मुझे इसमें राहत मिली।
जैसे ये पानी का प्रयोग, सुबह उषा पान का प्रयोग है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और ये सब शिकायत रहती थी। अब बिल्कुल ठीक है और इससे बहुत जल्दी मोटापा घट जाता है। और वात की समस्या, वात, पित्त और कफ जो दोष हैं ये बिल्कुल समान हो जाते हैं। और आयुर्वेद में ये कहा गया है कि वात, पित्त और कफ दोष हैं, यही हमारे सारी समस्याओं का कारण होता है। तो पानी से बिल्कुल इसका समस्या सॉल्व हो जाती है। मिट्टी की चिकित्सा जो है, हम जितने भी चर्म रोग हैं, हम लोग एलर्जी से परेशान रहते हैं या फोड़े फुंसियों से परेशान रहते हैं, तो मिट्टी की चिकित्सा की जाए तो इसमें प्रतिदिन संभव ना हो तो हफ्ते में 1 दिन मुल्तानी मिट्टी से स्नान कर लिया जाए और कुछ देर तक मुल्तानी मिट्टी को लगा के रखा जाए, तो उससे बहुत सारे हमारे शरीर के विष उससे ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार जो है वायु की साधना है, प्रतिदिन अगर 5 से 10 मिनट यज्ञ करके और शुद्ध वायु अगर हमें मिल जाए तो उसमें प्राणायाम करके बहुत सारी औषधियों को हम अपने अंदर भर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को वो हील कर देता है। तो इसी तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है तत्व शुद्धि वाले इसमें टॉपिक को, जो योगेश ने बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल शब्दों में गुरुदेव ने इसमें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा जी करेंगे। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है पद्मा दीदी, तो आपसे निवेदन है जी, अपने अनुभवों को हमें बताएं, सबको जो है लाभान्वित हो अनुभव से प्राण चिकित्सा के। हाँ 1 मिनट, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, शायद आप म्यूटेड हैं। प्रणाम सभी को, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम रीटा दीदी, प्रणाम अमन भैया और सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। मेरा अनुभव ऐसे रहा, पंचकोशी साधना जब से हम कर रहे थे, बाबूजी आए, बाबूजी ने सिखाया यही सब आसन प्राणायाम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। तो बाबूजी ने जब से सिखाया आसन प्राणायाम, बंद मुद्रा, शुरुआत कीजिए, वो सब किया हमने। लेकिन कहीं ना कहीं अन्नमय कोश से भी हमने स्टार्ट किया। अन्नमय कोश, अन्न से ही प्राण बनते हैं ना, तो अन्न हमारा सात्विक होने लग गया। जैसे बाबूजी ने कहा कि आप सीरियल्स बंद कीजिए और अपना ये कीजिए, मतलब सिर्फ वेजिटेबल्स पे रहिए, हरी सब्जियों पे ज्यादा रहिए जिसमें प्राण तत्व सबसे ज्यादा होता है। तो मैं अभी तक वो छोड़ी नहीं हूँ, हरी सब्जियां ही लेती हूँ ज्यादातर, सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ। व्हीट ग्रास भी खाना, व्हीट ग्रास का जूस रोज लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रीन जो कहते हैं ना, ग्रीन हमारे हरा जो प्राण है वह हमारे अंदर शोषित होना चाहिए। सूर्य की शक्ति जो होती है वो अपने पेड़ पौधों में जो होती है, और उसके अंदर से प्राण तत्व को हमें अपने अंदर शोषित करना है। फिर 2-2.5 साल पहले मैं रीटा दीदी से यहीं पे पंचकोश साधना में ही हमारी मुलाकात हुई और दीदी ने मुझे प्राणिक हीलिंग, न्यास हीलिंग के बारे में बताया। तो ये कुछ हम हमेशा करते हैं षट कर्म में, अपने कर्म कांड में, लेकिन ऐसे भी इसकी भी कोई चिकित्सा हो सकती है ये नहीं पता था। तो जो रीटा दीदी के साथ में हमको पता चला और फिर मैंने इनके साथ में जुड़कर सब सीखना स्टार्ट किया। न्यास योग होता क्या है, यह भी एक प्राणिक चिकित्सा है और इसमें प्राणों से लबालब कैसे भरा जाए, और कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ जैसे न्यास का है तो अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालना है। ये सब हम तो कर्मकांड में बोलते ही हैं, करते ही हैं, लेकिन कैसे करना है, इसके माध्यम से अपने आप को कैसे हील करना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी कैसे बाहर निकालनी है, और कैसे उस नेगेटिविटी निकलने के बाद जो गड्ढा हो जाए अपने अंदर तो उसे पॉजिटिविटी से कैसे भरना है, ये हमने न्यास योग से सीखा। पिछले 3 महीने से हम न्यास योग का पूरा प्रैक्टिकल दीदी के साथ में हम कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखा। मतलब इसी के माध्यम से अपने चक्रों को कैसे ठीक करना, हर जगह पे सफाई कैसे करते ना, सफाई सफाई सफाई, अपने अंदर की सफाई। तो ये आध्यात्म चिकित्सा का ये सबसे, जैसे अभी बाबूजी ने भी कहा कि अपने मांगी हुई भीख से हम ज्यादा दिन नहीं चल सकता है ना। गुरु जी ने भी कहा हुआ है कि हम जो भी लेते हैं अपने अंदर के प्राण हमें ऊपर से उठाने हैं, ना कि बाहर से लेते रहो। हम स्वाध्याय करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन बाहर से ले रहे हैं, ये हम कब तक करेंगे। अपने अंदर के प्राणों को बाहर निकालना है और फिर उसके माध्यम से, जैसे अभी भैया ने भी कहा, बुझे हुए दीपक हर किसी को नहीं जला सकता, तो अपने अंदर के उस दीपक को जलाते हुए हम अपने ही पहले अपने आप को एक जागृत दीपक
पहले स्टार्ट करें प्राण से, और फिर उस दीपक से अपने सारे पंचकोशों में लबालब उस प्राण को भरते जाएंगे तो एनर्जी आती जाएगी, और हम आगे अपने मतलब उच्च लक्ष्य जो है हमारा, है ना, जीवन प्राप्ति का, आत्मज्ञान का, पंचकोश के जागरण का, हर कोश में लबालब उस प्राण को भरते हुए हम आगे कैसे बढ़े, ये अच्छी तरह से हमने सीखा दीदी के साथ। और बढ़ते जा रहे हैं, प्राणों को कैसे आगे बढ़ाना है, एक एक कोश में, विज्ञान में कोश में भी जैसे हम देख रहे हैं कि अपने आप को कैसे जो ज्ञान मिला है उसे कैसे पचाना है। ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन उसे पचाएं कैसे, पचा नहीं पा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो फिर वो यहाँ पे हमको न्यास योग में आध्यात्मिक चिकित्सक बनते हुए खुद की पहले हीलिंग करनी है, ना कि औरों की, मतलब जाके हम समाज में डायरेक्टली ना पहुंच जाए, है ना, पहले स्वयं वैसे बने, फिर उसके बाद हम सबको बना सके। पहले स्वयं चिकित्सक, पहले स्वयं की हीलिंग करें, अपनी हीलिंग करें, अपने अंदर की बुराइयां निकालें। तो बहुत सारी बुराइयां मिलती चली गई, हमको दिख रहा है इतना, मतलब प्रैक्टिस करने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम फिर वहां पे पीछे अपनी वो जो बुराइयां पीछे जो छूट चुकी थी, वो भी कभी ना कभी संस्कार वो कुछ जरा सा भी ये मिल जाए तो पॉप अप करके फिर वापस आ जाते हैं। तो उन्हें कैसे कंट्रोल करना है वो भी सिखा रही है दीदी, और बहुत अच्छा लग रहा है। और बाबूजी के जो, बाबूजी कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करके ही रहना है, तो वो कैसे करना है और प्राणों को कैसे आगे बढ़ाना है आध्यात्मिक चिकित्सक बन के, तो ये हम सीख रहे हैं भैया दीदी के साथ में। और बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी रोज रोज कम हो रही है, एक एक को चुन चुन के, जैसे ना नेगेटिविटी को पकड़ पकड़ के हम लेके आ रहे हैं, और उसे कैसे खत्म करना है ये हम सीख रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। अमन भैया और कोई है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। और सही है बाबूजी, मैं अपना अगर अनुभव दूं तो मैं बहुत दिनों से, बरसों से प्राणिक हीलिंग कर रही थी। पंचकोश की साधनाओं को भी मैं जान रही थी। हम लोगों को पंचकोश की भी सारी साधनाओं को किए बिना कोई प्राणिक हीलर नहीं बन सकता है। कोई एक छोटी सी पद्धति नहीं है कि आपने प्राण ऊर्जा को महसूस किया और उससे हीलिंग शुरू कर दिए या खुद को हील करना शुरू कर दिए, नहीं। आपको जो सारी विधाओं को, साधना की सारी विधाओं को अपनाना पड़ता है, और हर विधाओं को तालमेल बैठाना पड़ता है। द्वंद्व, जो बाबूजी ने अभी कहा ना कि जो द्वंद्व अंदर का है, दो ऊर्जाओं का, दो परंपराओं का, दो चीजों का जो मिलन जब होता है, जब हम मनोमय कोश से ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि सभी विधाएं एक ही हैं, एक ही स्तर पर ले जाकर, और वह प्राण ऊर्जा के जागरण पर आपको ले जाकर बैठा देती है। जब हम अपने अंदर के इस द्वंद्व को खत्म कर देते हैं कि यह अलग अलग विधाएं हैं, तो हमारी प्राण ऊर्जा इतनी ज्यादा सशक्त हो जाती है कि वह खुद ही खुद काम करने लग जाती है। जब मैं पंचकोशी साधना से जुड़ी थी तो उस समय मुझे सर्दी और जुकाम की बहुत समस्या रहती थी। मैं कई बार बाबूजी को फोन कर कर भी कहती थी कि इतना हीलिंग अपने आप को भी करते हैं बाबूजी, पर क्यों नहीं ये ठीक होता है। बाबूजी कहते थे कि लोई खाइए, बाबूजी कहते थे, बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी देते थे, ठंडा पानी में मत रहिए, बहुत सारे वो बताते थे कि इन सब चीजों को कीजिए। लेकिन सारी उपायों के बाद भी मैंने देखा कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर क्या करना है? फिर वही तत्व शुद्धि, जैसा अमन भैया ने बताया कि तत्व शुद्धि की ओर बढ़िए। शरीर, अन्नमय शरीर को अन्नमय साधना से ही, अन्नमय कोश की साधना से ही आप ठीक कर सकते हैं। तो प्राण को जहां कहीं से भी आपको लेना है, जिस साधना से लेना है, उस साधना से जुड़कर आपको काम करना होगा। तो मैंने फिर अपने तत्व शुद्धि के शुरू की। मैंने 4 महीने 5 महीने, जैसे पद्मा दीदी ने कहा हरी सब्जी पर, तो मैं सिर्फ नेनुआ की सब्जी, जो झींगा होता है उसकी सब्जी, उसको खा के मैं 3-4 महीने तक मैंने साधना की। मैंने जल की, पानी पर साधना की। मैं लगातार 15 दिन सिर्फ पानी पर रहकर साधना की। तो इस प्रकार मैंने अन्नमय कोश के साधना शुद्धि की। लेकिन उसके बाद भी मैं देख रही थी कि मेरे श्वासों की समस्या ठीक नहीं हो रही है। अब क्या किया जाए?
तब मैंने प्राण में कोष की प्राण ऊर्जा जो प्राणायाम प्रारंभ किया और मैंने शीर्षासन प्रारंभ किया। बाबूजी बार बार कहते हैं कि शीर्षासन जो है राजा है, तो भाई राजा है वह प्राणों का, तो उसे ही किया जाए, सबसे पहले राजा को ही पकड़ा जाए। तो मैंने जब शीर्षासन शुरू किया, उसके बाद शीर्षासन में बस वही दो तरह की, एक तो प्राण को करते समय उसको मंत्रात्मक जरूर कर लेना चाहिए, तो मैंने उसके साथ मंत्र जोड़ दिए, मैंने चिकित्सा के मंत्र जोड़ दिए। और जब मैं जितने देर शीर्षासन में रही, 15 मिनट तक अब रह पाती हूँ, 15 से 20 मिनट तक, तो मैं उस दौरान पूरी तरह से चिकित्सा के मंत्र, गायत्री मंत्र, कोई एक मंत्र उठाती हूँ और उस मंत्र से हर एक अंग अंग पर, जैसे न्यास में बोलते हैं कि आपके चक्षु में गया, नासिका में गया, ओंठ में गया, तो हर जगह मैं यहाँ सहस्त्रार से शुरू करती हूँ, 11 मंत्र यहाँ पर ही 11 मंत्र। फिर देखेंगे कि ये इसी जगह पर 3 प्राणाग्नि है, जैसे हम लोग आज्ञा चक्र बोलते हैं यहाँ, लेकिन इसी जगह 3 बिंदु आ जाता है। तो फिर ये यहाँ बिंदु पर, यहाँ बिंदु पर, जितना मतलब पूरे शरीर में, तो आपको 72,000 नाड़ियां, 108 अस्थि जोड़ है, तो सभी जगह ऊर्जा केंद्र ही है। चक्र तो 1 2 3 4 5 6 चक्र मूल हुए, जहाँ की जालंधर जड़ है सभी के जुड़े हुए नस नाड़ियों के, लेकिन ये सभी आपके चक्र हैं, ये भी चक्र है, ये भी चक्र है, ये सूक्ष्म चक्र सब है, जितने भी हैं सारे एनर्जी सेंटर्स हैं। तो हर जगह ध्यान से एक एक बारी एक गायत्री मंत्र यहाँ 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 पढ़ते चले जाइए सभी जगह, और सभी जगह देखिए कि वहां उसकी ऊर्जा जागृत हो रही है, जागृत हो रही है। तो पूरे शरीर से लबालब आपके दोनों स्तर पे काम करना है। एक तो आसन, आसन भी करना है, अन्नमय कोश के तत्व खान पान पर भी ध्यान देना है, और उसके साथ ही साथ फिर विचारों पर, अन्नमय कोश पर, यानी आप अपने विचार को कितने शुद्ध रखेंगे। आपके अंदर से द्वंद मिट जाना चाहिए, ये विधा अलग है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वह व्यक्ति अलग है, वह राष्ट्र अलग है, ये सारे द्वंद आपके साधक को मैं कह रही हूँ। राष्ट्र एक नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में आप क्या करते हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन जब अगर आप साधक बनते हैं तो साधक बनने के गुणों को आपको अंदर लाना पड़ेगा। अगर आप प्राण चिकित्सक, डॉक्टर एक बनता है तो डॉक्टर के एथिक्स को उसको पालन करना पड़ेगा। चाहे कल ही बात हो रही थी, अनीता शरण दीदी से ही मेरी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर का एथिक्स यह है कि अगर आपके सामने शत्रु भी आ जाए तो उसका भी इलाज आपको करना है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सेना के बीच देखेंगे कि दूसरे बॉर्डर पर दूसरे तरफ के सेना जो बीमार आता, गोली खाया हुआ सैनिक इस दिशा में आ जाए तो यहाँ के अस्पताल में उसका इलाज किया जाता है। तो वहाँ डॉक्टर नहीं सोचते हैं कि वह शत्रु का सैनिक है या किसका। तो उसी तरीके से जब आप साधक बन जाते हैं तो सभी के भलाई की बात सोचना आपका कर्तव्य बन जाता है। तो यहाँ विचार शोधन होता है कि द्वंद मिट जाना। जब आपके द्वंद मिट जाते हैं, द्वंद खत्म हो जाते हैं, शरीर का शोधन हो जाता है, रोम रोम से प्राण एकदम से प्रस्फुटित होने लगता है, अंतर द्वंद खत्म हो जाता है, तब आप स्वतः जो बोलेंगे वह होने लगे। तो यह प्राण चिकित्सक आप बन गए। उस साधक, एक साधक स्वतः अपने आप प्राण चिकित्सक होता है। हाँ, जैसा कि बाबूजी ने कहा कि फिर उन्होंने संप्रेषण किया, जो अपनी ऊर्जा का संप्रेषण किया और उससे चिकित्सा की, उस स्तर पर फिर जो प्राणिक हीलिंग की बात होती है वहां पर चर्चा होती है। तो वहां पर भी यही है कि आप कोशिश, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सामने वाला ही चिकित्सक बन जाए, सामने वाला अपनी स्वयं की चिकित्सा के लिए स्वयं तैयार हो जाए। कभी कभी होता है ऐसा कि वह नहीं कर पाता है, तब आप अपनी प्राण ऊर्जा से उसकी चिकित्सा करें, लेकिन तभी कर सकते हैं जब आप प्राण से भरे हुए हैं, आप अपने आप को उस ऊर्जा से भर कर रखे हुए हों। तो इसी तरीके से जब मैंने शीर्षासन किया, फिर मैंने ये सारी साधनाएं पंचकोश की एक 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 करके साधनाएं की, तो अभी
मैं देख रही हूँ कि शारीरिक रूप से भी मैं, मानसिक रूप से तो बहुत बलशाली थी, बोलती थी तो कोई काम हो जाता था, लेकिन शारीरिक रूप से जो थोड़ी बहुत भी कमी हमारे अंदर थी वह इस पंचकोश साधना के बाद से लगभग खत्म हो गई है। पहले मैं गर्मी में भी ऊनी चादर ओढ़ लेती थी और अभी मैं ठंडा में भी कहती हूँ कि पंखा चला दीजिए, तो मेरे पतिदेव कहते हैं कि हाँ, प्रकृति तो बदल सकता है भाई, तुमको देखकर लगता है कि अलट पलट किया जा सकता है दुनिया में। तो यह अलट पलट कैसे कर सकते हैं? बस अपनी इच्छा शक्ति से। बाबूजी ने कहा सूर्य भेदन प्राणायाम करने, मैंने 6 महीना लगातार सूर्य भेदन प्राणायाम किया और आज मेरे शरीर की प्रकृति बदल गई। जो ठंडा मुझे तबाह किए रहता था, आज हमारे शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो गई है कि ठंडे का असर कम हो गया। अब मैं हिमालय पर जाकर 15 दिन रह सकती हूँ। मैं गई वहां, मैं पहली बार जब हिमालय में गई थी, जब पहली बार मैं गई थी तो मैं एकदम थर, मतलब जब सबसे ऊंचाई पर मैं गई तो एकदम थर 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 कांप रही थी एक रात। लेकिन दूसरी बार जब मैं गई, दूसरी बार गई तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा वहां के वातावरण का, बड़ा आनंद मौज से मैं रही। तो बदलाव उस तरीके से प्राण शक्ति को हम बदल सकते हैं और अपने आप को हम खुद के पहले स्वयं के चिकित्सक बना लें, फिर हम दूसरे की चिकित्सा के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। प्राणिक हीलिंग का मतलब ही यही है, उसको एक अलग से व्यवस्था लेकर नहीं चले, बल्कि खुद को एक कर्मठ साधक बना लेना प्राणिक। तो यह चीज है। हाँ अमन भैया, और देखे कोई और अपना अनुभव कर सके। जी बाबूजी। जी दी प्रणाम, अमन जी प्रणाम। देखिए हमारे पास एक मित्र आए हुए हैं, आते जाते रहते हैं मित्र लोग, तो एक हर वैरायटी के मित्र से अपनी है दोस्ती। तो एक आनंदमय कोष में साधना से प्राणी हीलिंग करने वाले एक मित्र हैं और अपना लाभ लेते रहे। हम दोनों साथ गए थे हिमालय में, तपोवन भी साथ गए थे। तो वो संयोग से अपने ड्यूटी जा रहे थे, तो कल रात्रि के यहाँ पर आए, तो क्यों नहीं हम उनका अनुभव लाभ ले लेते हैं कि एक आध मिनट सुन लिया जाए उनके अनुभव से कि वो अपने प्राणी हीलिंग को किस रूप में लेकर गए और यूनिवर्स में उसको बांटते रहते हैं। जी धन्यवाद। आप हैं उदय शंकर ओझा जी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में सेवा दे रहे हैं अभी, और एक तरीके से वॉरियर अभी हम समझ सकते हैं जो अभी कोरोना काल में, तो इनसे हम लोग लाभ लेते हैं। आइए इनके अनुभव को हम लाभ लें, तो 1 मिनट से बातचीत कर लेते हैं। जी ओझा जी प्रणाम आपके लिए। जी शामिल प्रणाम भैया। अभी हम लोग सुन रहे थे कि प्राण को कैसे लिया जाए, तो इसी बीच में बाबूजी से मेरी बात हुई, तो मैंने बताया कि प्राण जो लेने के प्रयास से कि हम प्राण लेने जा रहे हैं, प्राणों को ग्रहण करें, सारा मामला बिगड़ जाएगा। अप्रयास, हम कोशिश ना करें, हम मिट जाएं, हम ना रहें तो प्राण आते हैं, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सांसों के माध्यम से या अगर कोई विश्व में कोई चाहे कि हम कुछ इकट्ठा कर लें, हम कुछ ज्यादा अवशोषित कर लें, इसके प्रयास से मटिया मीठ हो जाता है। बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल प्राण नहीं आता है। हम अगर नहीं रहें तो प्राण आता है, ऐसा मेरा अनुभव है। और हमारे पास बहुत से फोटोग्राफ्स हैं जो हम लोग कल दिखाए थे, कि हमारे और हमारे मित्रों के फोटोग्राफ्स थे। जो ऑरा बाहर निकलता है उसको हम लोग दिखा सकते हैं, मतलब प्रमाण के रूप में दिखा सकते हैं मेरा कैसा प्राण जो है वो डिजिटल फोटोग्राफ्स मेरा आया है, मेरे मित्रों का आया है। और उसमें मैंने देखा है कि जैसे मेरे पास जैसे नर्मदा नदी के पास या डल झील के पास या ऐसा कोई सरोवर है या ऐसा कोई प्राकृतिक जगह है जहाँ पर कोई खुशी का माहौल रहता है, जहाँ आनंद का माहौल रहता है, तो उस दौरान फोटोग्राफ्स लिए गए हैं। तो देखा गया है कि प्राणों के भी फोटोग्राफ्स आते हैं। तो फोटोग्राफ्स हम बाबूजी को शेयर कर देंगे, वो अगले क्लिपिंग में दिखा देंगे कि किस तरह से उसके फोटो लिए गए हैं, ऑरा के फोटोग्राफ्स आते हैं। लेकिन अनुभव के तौर पर मैंने यही देखा है कि सबसे अच्छा अगर प्राण हीलर बनना है तो पहले स्वयं को मिटना होगा। स्वयं को मिटने के लिए फिर वही बाबूजी की बताई हुई प्रणाली जो है वो ध्यान और समाधि है जो हम समझ सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है
प्राणायाम अपनी ऊर्जा को जागरण करने के लिए, और तीसरा रहा कि हम कैसे दूसरे को संप्रेषित करें और दूसरे को कैसे उसका लाभ दें। उसमें इम्पोर्टेंट चीज मैंने अनुभव किया है कि उसके लिए एक लगाव चाहिए, भावना अगर किसी से भावनात्मक हम जुड़े हुए हैं तो उसके थ्रू वो प्राण जो है उसके द्वारा पहुंच पाता है। अगर आप भावना से किसी भी सिस्टम से या व्यक्ति से या किसी भी इकोसिस्टम जो भी हो, भावनात्मक संप्रेषण के थ्रू वो आपका प्राण कहीं और जा सकता है, या विश्व प्राण या कहीं से प्राणों का कहीं अगर कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कहीं कुछ करना होगा तो उसमें अगर भावनात्मक चीजें रहेंगी तो वो जुड़ जाता है। अभी हम बातचीत कर रहे थे तो हम लोग अनम्यूट करके ही हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो हमने बताया कि सबसे ज्यादा तो प्राण मैंने आपके आंखों से ही ग्रहण किया है। जैसे एक और मित्र बता रहे थे कि जब बाबूजी के बातों से आप एग्री नहीं करते हैं तो सबसे मजेदार चीज होता है हम इनके बहुत सी बातों से एग्री नहीं करते हैं, जिसके कारण ये हमको पसंद करते हैं। तो हम एग्री नहीं करते हैं तो फिर हम लोग फिर बात करते हैं कि कहाँ एग्री है कहाँ डिसएग्री है। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग एग्री कर जाते हैं, जानते हैं कि हाँ, हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल ऊपर उठा लेते हैं, फिर हम लोग चुप हो जाते हैं। तो जब बाबूजी की बातों से एग्री नहीं कीजिएगा तो उस समय इनकी जो प्राण ऊर्जा आती है सबसे ज्यादा हम ग्रहण करते हैं, और ज्यादा सवाल भी नहीं पूछते, हम बोलते हैं बस आपका आंख देख लिए और आपसे मिल लिए। और 2-3 चीजें मैं और बता दूंगा कि बाबूजी के पास हम बैठते हैं तो हम ऐसे ही पूछते हैं कि आपको क्या क्या अनुभव हुआ, तो अनुभव होता है और टेक्निक हम पूछते नहीं हैं। लेकिन ऐसे बहुत से अनुभव मुझे हुए हैं जो इन्होंने बताया कि मुझे ये अनुभव हुआ, मैं सुन लिया, लेकिन वो ड्यूरिंग साधना में वो अनुभव फिर मुझे मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं पूछ नहीं आता हूँ कि अभी क्या क्या अनुभव है। जैसे इनके कुछ अनुभव जैसे एक्सीडेंट के अनुभव है कि एक्सीडेंट में कैसे मन जो है वो बियॉन्ड चला गया, या एक्सीडेंट में क्या क्या अनुभव हुआ। तो बार बार हम सुनते थे इनके एक्सीडेंट के अनुभव, सबकॉन्शियस में जाके भी होश बना के रहना। एक बार इन्होंने बताया था कि नहीं हम कहीं जा रहे थे, या पिछले जन्मों में भी देखा कि कैसे हम राजा थे तो हमको अपने पेंटिंग से लगाव था, अपने घर के पेंटिंग से लगाव था, लेकिन एक चीज याद था कि ये लगाव किसको हो रहा है, तो फिर वहां से हम लौट के चले आए। तो फिर हमने उसका प्रयोग किया तो हमने देखा कि ये बात सही है। फिर और से भी कुछ गुप्त बातें हैं या कुछ तंत्र की बातें हैं जिसको सामान्य रूप से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक चीज है कि जो इनके सामने कमिटमेंट हो जाता है, इनके सामने कुछ डन हो गया कि ये चीजें कैसे होती हैं। जैसे कल ही हम लोग मित्रों के साथ चर्चा कर रहे थे कि अस्तित्व कैसे आपकी जरूरत को पूरा करता है। तो इन्होंने बताया था कि एक बार गुड़ की जरूरत थी तो कैसे अस्तित्व गुड़ भी खिला देता है। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को फिर देखा कि अस्तित्व कैसे आपके छोटे चीजों को भी केयर करता है। तो ये प्राण के बढ़ाने की और प्राण के ट्यूनिंग के ये अद्भुत परिणाम हमने देखे हैं। ये प्राणों के भी ट्यूनिंग होते हैं, विश्व प्राण के साथ ट्यूनिंग हो सकता है, किसी व्यक्ति के प्राणों के साथ ट्यूनिंग हो सकता है, और ट्यूनिंग करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है हम ना रहें, हम मिट जाएं, तो सबसे बेस्ट होता है। जी प्रणाम। धन्यवाद उदय जी। यही मस्ती है क्लासेज का कि हम अपने अपने विचारों को रखें। तो इसको पंचकोश के माध्यम से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कॉस्मिक बॉडी में हम लोग जाएंगे, या अभी कॉस्मिक बॉडी की कक्षा चल रही है, इसमें अस्तित्व को मिटाने वाली साधनाएं करनी पड़ती, जिसको ग्रंथि भेदन कहा गया है। और अस्तित्व को ही गांठ कहे गए और चक्र कहा गया। चक्र माने अस्तित्व, और चक्रों को बियॉन्ड करना, खोलना माने अस्तित्व से बाहर जाना है। क्योंकि हमारे एक रेंज बना करके हम जीते रहते हैं, एक कोई ना कोई एक एटमॉस्फेयर, कोई ना कोई एक सरकमफरेंस बना करके कॉस्मोस, और कॉस्मोस का मतलब कि बियॉन्ड सरकमफरेंस जाए। खेचरी मुद्रा भी वही होता है कि हम अनंत में, अनंत समापतिभ्याम, इनफाइनाइट के साथ तालबद्ध होने का कोशिश करें। तो ये साधनाएं इसमें सब आती है। तो विज्ञान में कोश की साधनाओं में कोशिश ये की जाता है कि ईगो को हटाना, ईगो को हटाना ही अस्तित्व को हटाना होता है, और सूक्ष्म होता है। तो जैसे जैसे हटते जाएगा तो साफ है कि यूनिवर्सल जो प्राण है उसके साथ हम जुड़ते जाएंगे, यानी आनंद में कोश वाला प्राण आने लगेगा। और उसमें भी जो नेचर से जुड़ा हुआ एक आनंद होता है प्रकृति के साथ, और एक होता है कि प्रपंच से जुड़ा हुआ आनंद, उसको अखंडानंद कह देते हैं। अब प्रकृति चूंकि वो वेरिएबल है, चेंजेबल है, तो इसको खंडानंद कह दिया जाता है।
तो जैसे जैसे अपनी सत्ता को मिटाते जाता है आदमी, तो वो बिल्कुल ही जो सत्ता ओमनी है और उसके पादवस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दी, समझिए कितनी शानदार बात कह दिया है। उस सत्ता में प्रवेश करता है तो साफ है कि वो वाला आनंद का जो प्राण है वो किसी के माध्यम से यूं ही नहीं देते, आकाश में जा जा करके पूरे विश्व को कल्याण करता है। जी धन्यवाद दीदी। और अमन जी आगे कक्षा को बढ़ाएं। और हाँ, पूछ भी सकते हैं किसी तरह के। हम लोग आज स्क्रीन पर हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो बोल चुके, उनमें से किसी से भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद, आगे बढ़िए। जी बाबूजी, 6 बज भी गया है तो हम लोग प्रश्नोत्तर कर लें। तो कुछ लोगों को अगर कोई प्रश्न हो या अनुभव भी हो, जो भी हो, तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं और अपने प्रश्न भी कर सकते हैं, अनुभव भी दे सकते हैं। जी बाबूजी भी हमारे साथ हैं, तो आपके प्रश्नों के जवाब उनके माध्यम से भी मिलेंगे। जी अमन भैया, कोई है क्या? किन्हीं का जी कोई दीदी, प्रश्न हाँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। या अनुभव भी दे सकते हैं। जी, अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। अनीता पांडे दी हैं क्या हम लोगों के बीच? डॉक्टर नेहा पांडे, इनका हैंड रेज है, मैं इनको अनम्यूट कर हाँ, रहा हूँ। हैंड रेज जो है वो तो पहले कर लें। जी 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 जी, नेहा दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी, अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। प्रणाम बाबूजी, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। मेरा प्राणिक ऊर्जा का ये साधना तो थोड़ी बहुत पहले से चलती थी, पर डीएसवीबी में जब मैं गई थी तो समयदान के लिए, तो वहाँ पे राकेश सर और उषा मैम, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई राकेश सर से, तो मुझे थोड़ा बहुत पता चला इस चीज के बारे में। तो मुझे सीखना था पर कभी हो नहीं पाया। फिर मतलब मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी थी तो मैं साउथ चली आई। पर एमडी जब मैं कर रही थी तो उस दौरान फाइनल ईयर के टाइम पे बहुत सारी अजीब अजीब चीजें हुई मेरे साथ। तो लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था और वो उसका इम्पैक्ट बहुत ही डीप था। तो मैंने मतलब सारी चीजें खत्म हो गई उसके बाद। इतना मतलब फिजिकली तो आई वाज फिट, बट मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब थी कि मतलब कोई मुझे ऐसे छेड़ दे तो तुरंत आंसू निकलने लगते थे। इस तरीके का सीन था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इसका, क्योंकि बाहर से तो सब कुछ ठीक है, अभी इसका क्या करना है। तो मैंने राकेश सर से थोड़ा पूछा और उनकी मतलब मुझे कहा कि आप मुझे रुला दो या कुछ तो मुझे ठीक कर दो। अब उनका मतलब बहुत अच्छी उनकी साधना है और प्राणिक हीलिंग में काफी अच्छी पकड़ है उनकी। तो लकीली वो मुंबई आए हुए थे, तो बैठे उन्होंने कहा कि तुम सीखो इसको। तो मैंने अग्री किया, पर मैंने कहा कि एक बार तो मुझे ठीक कर दीजिए, क्योंकि अंदर से बहुत कुछ चल रहा है जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ और रो भी नहीं पा रही हूँ, निकल नहीं रहा है और काफी बोझ महसूस होता था। तो पता नहीं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन बिठाया मुझे और वही वो उन्होंने ट्रीटमेंट देना शुरू किया। अनाहत चक्र पे ही वाज लाइक, दूर से ही वाज मूविंग हिज हैंड। पहली ये सारी चीजें नई थी मेरे लिए बहुत ही। और जो मैंने रोना शुरू किया है धीरे धीरे करके, मैं 1.5 घंटे रोई हूँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि एक एक विचार बदल रहे थे मेरे। जैसे 10 मिनट अगर 15 मिनट आंसू निकला है तो वो किसी और थॉट पे निकला है, उसके बाद और डीप गई हूँ और वो किसी और थॉट पे निकल रहा है। करते 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 लगातार 1.5 घंटे निकलते ही गए आंसू और निकल रहे हैं। देन ही स्टॉप्ड, मतलब उन्होंने कहा कि अब ये ज्यादा हो रहा है और फिर रोका। उसके बाद मुझे शांत किया, पर इतना अच्छा महसूस किया मैंने, जैसे ये इसका कोई फिजिकल पैरामीटर नहीं था कि ब्लड में चेंजेस आ जाएगा या फिर, बट मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मुझे इतना सेटिस्फैक्टरी फील हुआ जैसे पता नहीं क्या निकल गया हो अंदर से। फिर मेरा दिमाग काम करना शुरू किया है और वहां से मेरी प्राणिक हीलिंग के क्लासेस वगैरह मतलब शुरू हुए। तो मैं फिर हरिद्वार गई और उनसे मैंने बेसिक सीखा, फिर एडवांस सीखा, फिर
उन्होंने थोड़े बहुत साइकिक हीलिंग के क्लासेस भी लिए कि मतलब बताना सिखाया कि कैसे पता चलेगा कि किसके मनोमय कोश में प्रॉब्लम है और किसका मन सही है। फिर एरोटिक योगा भी मैंने थोड़ा बहुत मतलब एक सेशन लिया, उसका सीखा। अभी फिर मैं साउथ में गई, इसके बीच में वो साधना वगैरह तो चल ही रही थी। फिर मैं साउथ में गई तो वहां पे भी अलग अलग तरीके का अभी ये सीन है मेरा कि बिना मेरे कॉन्शियस ब्रेन के जाने जो भी मतलब जो भी ऊर्जा मेरे लिए सही होती है वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाती है। मुझे पता नहीं चलता, मेरे कॉन्शियस मतलब मुझे ये नहीं पता कि ये सामने वाला इंसान इतना अच्छा है या ये मेरे लिए आगे बेनिफिशियल हो सकता है। ऑटोमेटिकली वो मेरी लाइफ में ऐड हो जाता है और उससे मतलब मेरा बेनिफिट शुरू हो जाता है। काम के हिसाब से भी जो चीजें हैं वो अपने आप सेट हो रही है, मतलब मुझे कुछ भी एज सच एफर्ट लेने की जरूरत नहीं होती। और फिर मैंने ये भी देखा कि इस पाथ में चलते चलते, जैसे मैं बहुत ही रफ ट्रैवलिंग करती थी तो बहुत ट्रैवलिंग हो जाता था मेरा, पर अभी ऐसा है कि वो सारी चीजें मुझे अफेक्ट करती हैं। मतलब किसी के भी आसपास रहना शायद वो लेवल नहीं आ पाया है कि मैं रोक पाऊं बाहर की चीजों को, बाहर की एनर्जीज को अपने आप को अफेक्ट होने देने में, पर इतनी सेंसिटिव हो गई हूं मैं। पहले ऐसा नहीं था, कहीं पे कुछ भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अब इतनी सेंसिटिव हो गई हूँ कि बिना मेरे जाने वो चीज अफेक्ट कर जाती है और बाद में मैं उसका प्रभाव देखती हूँ अपने आप पे, तो मुझे लगता है ये कहाँ से आया। तो बहुत ही फ्रेजाइल हो गई हूँ, आई वुड से दिस वर्ड, क्योंकि जो नेगेटिव चीजें होती है ना वो थॉट के रूप में मेरे अंदर, कोई अगर किसी इंसान से मिल रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा जानती नहीं हूँ, पर वो अपनी चीजें सुनाते सुनाते मैं उस चीज को ले लेती हूँ। पहले ऐसा नहीं था। अभी इस चीज को कैसे ठीक करना है, प्लस किसी भी ऊर्जा वाले क्षेत्र में जाती हूँ तो अपने आप पता चलता है, ये मेरी एनर्जी वो बोलने लगती है कि हाँ यहाँ की ऊर्जा बहुत अच्छी है, या फिर अपने आप ये लगता है कि नहीं नहीं यहाँ ये कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। तो अभी इसमें तो और आगे जाना है, पर मतलब मेरा ये अनुभव रहा है। अभी मैंने किसी को एज सच इतना हील नहीं किया, मैं खुद पे ये कर रही हूँ और मैं खुद को बहुत हील करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत जरूरत है इसकी। तो मेरा यही अनुभव है। जी धन्यवाद नेहा दीदी, आपका अनुभव निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। जी रीता दीदी। जी अनीता पांडे दी, आप बोलेंगी क्या कुछ? भैया अनम्यूट की। जी 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 मैं अनम्यूट कर रहा हूँ अनीता दीदी को। जी दीदी। हाँ, सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। बाबूजी के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन आज फेस टू फेस जो है उनको सुनने का मौका लग रहा है। और दीदी से भी मेरा पद्मा दी के थ्रू ही एक ग्रुप में परिचय हुआ। तो जो एक ये शब्द उन्होंने लिखा था न्यास योग, तो ये मुझे जो है कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट किया कि आखिर ये न्यास योग होता क्या है। तो फिर मैंने दीदी से बात की, उनको फोन किया कि तो उन्होंने मुझे बताया कि न्यास योग के बारे में थोड़ा सा रफ इंट्रोडक्शन उन्होंने मुझे दिया कि ये ऐसा ऐसा होता है। और फिर जब उसके बाद संजोग इतना बढ़िया बन गया कि उसके बाद दीदी ने क्लास लेने की अनाउंसमेंट शुरू की, तो फिर हम लोग उस क्लास से जुड़ गए। और जब इस क्लास को कर रहे हैं तब जाके मुझे वास्तव में ये पता चल रहा है कि अपने षटकर्म करते हैं, न्यास करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन इसका जो आधार है वो क्या है, ये किस तरह से काम करता है, न्यास प्रक्रिया जो है वो कैसे संपन्न होती है, और इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, और इसको हम कैसे लेकर चल सकते हैं आगे। और इन सब का हमारे एक एक करके, जैसे क्लास अभी तक 3 महीने की हमारी हुई है, तो उसमें इतनी सारी चीजें जानने को मिली हैं कि अब रोज इंतजार रहता है कि आज नया क्या जानने को मिलेगा। और उसके बाद से जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन जो है आ रहे हैं। और मैं बहुत चिंतित थी, मेरे घर में सबकी बहुत तबीयत खराब हो गई। तो कल जब मैं शाम को बैठी थी ऐसी कि क्या हो रहा है आखिर, ये क्यों एक साथ में 6 महीने से इतनी सारी समस्याएं एक के बाद एक आ रही हैं। तो मन के अंदर मतलब जैसे लगा कि खुद एक विचार जो है ऐसा कौंध गया कि तेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हीलिंग अगर होनी है, सफाई होनी है, तो वो सभी की होनी है। तुम्हारी अगर मान लो खाली सफाई हो जाएगी और तुम्हारे आसपास में अगर कहीं गंदगी रह जाएगी, तो फिर कैसे काम बनेगा? फिर तो तुम उन सब चीजों से प्रभावित होने लग जाओगी।
तो जो सफाई अभियान वो चलना है वो सभी का चलना है। तो मन मेरा कल से एकदम रात के बाद से शांत हो गया कि जो भी चीज आई है सामने वो अनायास ही नहीं आई है, इसके पीछे शायद गुरुदेव की सबकी बड़ी गहन इच्छा है। और ये जो हम सीख रहे हैं प्रक्रिया न्यास योग की दीदी के माध्यम से, ये जो कहते हैं कि निकाल जी दीदी, बीच में आप अनम्यूट हो गई थी। जी दीदी। पता नहीं अपने आप कुछ हुआ होगा। हाँ जी जी जी। तो हाँ, ये जो हम दीदी के माध्यम से सीख रहे हैं, और मतलब कहाँ से अनम्यूट हुआ था ये तो पता नहीं। तो जो बहुत मेन मुद्दा है बोलने का वो ये कि जो परेशानियां मेरे घर में बहुत ज्यादा अभी आ रही हेल्थ वाइज सबकी, तो मतलब ये बहुत चिंतित थी मैं, कल आखिर क्या करूंगी कैसे करूंगी, अकेले अकेले बहुत परेशान हो गई हूँ। तो फिर मतलब यही मुझे संदेश कल जो है मिला शाम के बाद 9-9:30 के बाद, कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, सफाई तो सभी की होनी है ना, तभी तो जा करके तुम भी उसमें रह पाओगी। तुम खुद को सफाई कर लोगी, उस प्रक्रिया पर चल दोगी, लेकिन जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं सब, उनकी अगर सफाई नहीं हुई, उनके अंदर अगर परेशानी बनी ही रही, तो फिर आगे जाके वो तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करेगा। तो ये जो है सभी का एक तरह से निकलने का माध्यम है कि सभी लोग अच्छे होंगे। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये जो आया है समय, और शायद इसमें अब ये एनर्जीज को कहो कि जैसे दीदी प्रक्रियाओं में हमें अलग अलग चीजें सिखा रही हैं, तो प्रतिदिन अभी इंतजार रहता है कि हम इन चीजों को कैसे सीखेंगे। और मेरे अंदर भी बहुत सारा परिवर्तन आया है। कुछ एक चीजें थी जो मुझे लगता था कैसे कर पाऊंगी, नहीं हो पाता है। तो उन सब चीजों को भी लेकर के अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ। गुरुदेव का इतना साहित्य पढ़ा है, तो साहित्य को दूसरों से को भी कैसे लाभ पहुंचाना है, तो ये सब चीजें जो है अब धीरे धीरे खुद से सामने आ रही हैं। और मैं अब कर पा रही हूँ, जो कि मेरे को बहुत बाधा हो जाती थी, मैं नहीं कर पाती थी लाख सोच करके भी, लेकिन अब वो चीजें जैसे हो पा रही है। तो बहुत सबका धन्यवाद, सब आशीर्वाद अपना बनाए रखें। और ये जो कहते हैं कि न्यास योग की ऊर्जा बहुत काम करती है, मुझे भी शारीरिक रूप से बहुत फायदा मिल रहा है इसका। मुझे भी पालसी का अटैक आया था, फेशियल पैरालिसिस का, जो अब मेडिकल असिस्टेंट उस समय में बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया लॉकडाउन की वजह से, वो भी मेरा फेस अभी ऑलमोस्ट ठीक हो गया है पूरा। बहुत थोड़ी सी परेशानी है, और बाकी भी जो है वो सभी धीरे धीरे जरूर अच्छी हो जाएंगी। कल जब मुझे ये सिग्नल मिल गया है कि चिंता मत करो, ये सारी तुम्हारी उसी प्रक्रिया का ही हिस्सा है, सभी का शोधन होना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबू जी से भी इतनी सारी चीजें जानने को मिल रही हैं, मैं इस पर और आगे जरूर काम करना चाहूंगी, इन सब चीजों को सीखना चाहूंगी। प्रणाम, जय गुरुदेव। जी धन्यवाद दीदी। इसके बाद में किशोरी दीदी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी किशोरी दीदी, किशोरी बंदाना दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। कुछ दिक्कत आ रही है शायद उस तरफ से। जी घनश्याम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट हेलो। करें। जी किशोरी हेलो। दीदी। हाँ, जी प्रणाम भैया। दीदी, प्रणाम प्रणाम। हाँ, प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। अब मैं ये कह रही थी, जैसे यहाँ बैंगलोर के सीजन में मैं देखती हूँ प्राय आसपास या परिवार में ही कि साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है लोगों को। यहाँ ठंड का मौसम ज्यादा होता है, अभी भी बहुत ठंड है, जैसे सभी जगह गर्मी है लेकिन यहाँ ठंड है। तो यहाँ साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है लोगों को। लेकिन एकदम उसके लिए जैसे धूप में जाना या गर्म चीजों को लेना या सूर्य भेदी प्राणायाम करना, ये सब मतलब फायदा होता है। लेकिन उसके अपोजिट में यदि थोड़ा देर भी धूप में बैठ रहे हो तो उसको पूरा एलर्जी होता है, पूरा इचिंग होता है, और दाने दाने से स्किन में हो जाए। तो दो जब विपरीत होती है, मतलब एक का इलाज करो तो उसके अपोजिट में दूसरा होता है। तो इसको जैसे किसी को वात है तो वात के लिए ठंडा चीज देते हैं, तो उसको ठंड भी बहुत लगती है। तो इसमें कैसे इलाज किया जाए, दोनों जब विपरीत होता है तो? जी दीदी। हेलो। ये जी हाँ रीता रीता दीदी। बाबूजी हैं। एक मिनट में बाबूजी को अभी इसमें। हाँ आ गए। हाँ ठीक है जी, अनम्यूट हो गया। हाँ जी जी दी, प्रणाम कहा जाए।
प्रणाम बाबूजी। हाँ मैं कह रही थी, हाँ जैसे प्रणाम बाबूजी। परिवार में जैसे बाबूजी है कि मतलब यहाँ बेंगलोर में ठंड मौसम है, तो ठंड में साइनस का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, तो उसको सूर्य भेदी प्राणायाम या थोड़ा धूप में बैठना फायदा होगा। तो धूप में बैठते ही पूरे शरीर में दाना या इचिंग प्रॉब्लम या लाल लाल स्किन में हो जाता है, 5 मिनट भी बैठे तो ये दोनों विपरीत होता है एक दूसरे के। तो उसका क्या इलाज हो सकता है? जैसे किसी को वात है परिवार में, और वात का ठंडा यदि दिया जाता है तो उसको ठंड भी बहुत लगती है, तो ये दोनों विपरीत जब होता है शरीर में तो कैसे इसका इलाज हो, ये मैं पूछना चाह रही थी। देखिए, जब विपरीत लक्षण है, जैसे कुछ खान पान तो डेली खाना ही खाना है, कुछ ना कुछ तो खाना ही खाना है। तो उसमें भी हम चुने तो एक पुस्तक है आयुर्वेद का प्राण वनौषधि विज्ञान। इसमें 300 जड़ी बूटियां, उसमें सब है, पालक, सहजन, बथुआ वगैरह, जो भी उसमें उसका गुण कर्म स्वभाव दिया गया है। और वो इंसाइक्लोपीडिया स्तर का है विश्व का। उसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कि बाजार में जो जो सब्जियां बिकती है किसका क्या गुण है। तो जो एलर्जी को बढ़ा देता है, इचिंग वगैरह, तो खत्म करेगा आपके खान पान वाला है। तो साग सब्जियों का हम लोग महत्व दें, फाइबरस फूड है, और पानी की मात्रा अधिक लेंगे तो ये वाला जलन वाला काम खत्म हो जाएगा। हमारे भी आंखों में जलन रहता था, तलों में जलन रहता था प्राइमरी स्टेज में शुरू वाले समय, और सर दर्द भी बराबर बना रहता था। तो वो गर्मी के हीट ऐसे रहते थे, और उसमें साइनस भी था। ठीक यही दोनों था, साइनस सालों भर बना रहता था। अब उससे लड़ करके जाना तो सूर्य भेदन प्राणायाम से साइनस को भगाए, कफ को ही रूपांतरित, कफ को ही भोजन बना लिए। तो धीरे धीरे करते पाए कि नहीं तो सालों साल, अब देखिए पिछले 35-36 वर्षों करीब होने में बिल्कुल हेल्दी, कोई रोग दुख को हम ढूंढते चलते हैं कि रोग कहीं मिल जाता है, बातचीत करते हैं। तो यह है, एक रात बन गई है कि धीरे धीरे खत्म होगा। तो प्राणायाम का भी देखिए, डॉक्टर रीता सिंह बताई कि हमको सूर्य भेदन प्राणायाम फायदा किया। तो इसी को प्राणायाम के प्रैक्टिकल से भी आप देख सकते हैं। तो जहां भी रिएक्शन होता है तो सूर्य भेदन प्राणायाम उसका हटाता है एलर्जी को। और वहां पर मौसम आपका ठीक है, लेकिन चूंकि साइनस वगैरह है, ठंडा है या जोड़ों में दर्द है, तो सूर्य भेदन घाटा नहीं करेगा। ऐसा नहीं समझने कि सूर्य भेदन माने आग ही आग पैदा करेगा, वो भीतर के रोगों को जलाने में काम आता है, अंतर है उसका। और फिर जाकर या अनुलोम विलोम करते हैं तो भी नाड़ी शोधन की प्रक्रिया आएगी, और उसमें बीच में सुषुम्ना में रहने लगेंगे तो सारा रिएक्शन खत्म होता है। तो कोशिश किया जाए कि सहज भाव में हम रहें, तो हर एक तरह के साइड इफेक्ट खत्म होते हैं। ठंडा वाला भी खत्म होगा, गर्म वाला भी खत्म होगा। देखते हैं बीच वाला में सुषुम, तो दोनों है। सुषुम्ना का मतलब है कि न ठंडा के साइड इफेक्ट आवे, न इचिंग वगैरह का साइड इफेक्ट आवे। तो जैसे जैसे आप रहेंगे तो ब्रेन में से, जैसे सुषुम्ना में आप रहते हैं प्राण, तो होता है क्या, यही विज्ञान में कोष की साधना है। तो ब्रेन से एंडोर्फिन्स निकलने लगता है, सीरोटोनिन निकलने लगेगा, ऑक्सीटोसिन निकलने लगता है। वो क्या करता है कि सारे रोगों को हटा देता है। तो रस तभी निकलता है जब आप सुषुम्ना में रहता है साधक, तो ठंडा गर्म दोनों के रिएक्शन हटेंगे। तो इस ढंग से है, तो सोहम भाव से हम प्राणाकर्षण करें और खान पान रहे और हर हाल मस्त रहे। इचिंग भी हो रहा है तो सोचिए कि शरीर को हो रहा है, आत्मा को थोड़ी इचिंग होता है। और हर चीज का एंजॉय लीजिए, तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। ईश्वर का शरीर है, मकान है, कहीं कुछ अपना करते रहते हैं तो मकान मालिक का तो अधिकार है ना इसमें कहीं कांटे पीड़े ठोकना, कुछ करना, लेकिन हमारे भले के लिए भी वो करता है, कुछ अनुभव बढ़ता है। तो इसमें हमने देखा कि आप इसका प्रयास करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि इस सहज स्थिति में रखें और सुषुम्ना स्टेट में रहने को कोशिश करें, तो विज्ञान में कोष की साधनाएं काम आ जाएगी। तो 5 मिनट यदि आपको साधना का अवसर मिलता है तो 1-1 मिनट 5 कोषों को झाड़ू बुहारी कर लें। पूरे मकान की झाड़ू बुहारी कर लेंगे तो 5 मिल करके कोई काम होता है। शरीर की भूमिका रहती ही है, बल लगाना ही पड़ता है, दिमाग सोचते ही रहता है, इमोशन भावना को लगाना ही लगाना है, और मस्ती ही आनी है। लग रहा है ना कि 5 मिल करके ही रिजल्ट बढ़िया देते हैं। तो 5 फ्लैट को थोड़ा साफ कर लेंगे 2-1 मिनट प्राणायाम से या भावनाओं से, जैसे करें, लेकिन सर्विसिंग सफाई हल्की चलती रहे। तो ये ठीक है दीदी, अच्छा लगा प्रश्न की। तो जी, एक बच्ची है, वो बोलती है मुझे स्वप्न बहुत ज्यादा आता है, रात भर ऐसा लगता है कि मैं स्वप्न में ही रहती हूँ और मेरी नींद सुबह फ्रेशनेस नहीं लगता है, मैं पूरी नहीं होती है, तो उसका क्या उपाय है? ये कपिला नाड़ी है, उसमें तो एक मिलता होगा, तो वो बीच बीच में वो डाइट के प्रभाव से फास्टिंग में होता है कि रसाहार वाला,
तो उस नाड़ी को शुद्ध करता है। और रात्रि को सोते समय यदि अपने आत्मा का ध्यान करते हुए सोएंगे तो वो वाला रेडिएशन, उसी को मनन चिंतन, सोते समय क्या सोचते 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 सो गया था वो, और दबी हुई हमारी भावनाएं इच्छाएं रहती है तो वो उस समय प्राण और नाड़ियों के माध्यम से ही जाता है। और चेतन मन में आदमी तरह तरह के अपने ढंग की कल्पना करके दुनिया बना के सोचते रहता है। तो वो अपने को मेडिटेशन, थोड़ा सा योग निद्रा का अभ्यास करे तो वो गायब हो जाता है। और सपना आ रहा है तो फोकट में फिल्म आ रहा है तो दिक्कत क्या है, उसका एंजॉय लिया जाए। हाँ, डरावना फिल्म है तो हॉरर फिल्म है, कॉमेडी वाला है तो बढ़िया वाला फिल्म है। तो हम तो कभी कभी आंख मूंद करके फोकट का फिल्म देखने में मजा आता है। उसमें डरे मत, नहीं करे, साक्षी भाव से देखें, मस्त रहें, तो भी धीरे धीरे गायब होता है। जो अपने संस्कार हैं बाहर निकालना चाहते हैं तो सपने के माध्यम से निकलते हैं। तो डरे मत, ये सोचे कि वो कबाड़ में से उतना कबाड़ ही कुछ स्थान खाली कर दिया तो हल्कापन हो जाता है। तो उसको लेकर टेंशन यदि बना लेंगे तो फिर वहां पर निगेशन के भाव आ गए, तो उसकी केमिस्ट्री मालूम होते जाएगी तो सरल होगा। तो धीरे धीरे क्लास में भी रहेंगे, प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे तो सोल्यूशन मिलता रहेगा। जी धन्यवाद सभी को। जी जी प्रणाम। जी घनश्याम जी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, आप अनम्यूट हैं। जी मैं दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, आप म्यूट हो गए थे। जी घनश्याम जी। प्रणाम बाबूजी, सभी को प्रणाम। आवाज आ रहा है मेरा? जी भैया प्रणाम, आवाज आ रहा है। मुझे बैक पेन का दिक्कत है। बैक पेन भी वो C12 जो सेंट्रल विजन होती है उसमें डॉक्टर को दिखाया था तो स्लिप डिस्क का है दिक्कत। तो मैं प्राणायाम करता हूँ और प्राणाकर्षण और योगा वगैरह सारी जो होती है आत्मानुभूति तक भी करता हूँ काफी, पर थोड़ा कभी फायदा होता है और फिर से वापस बैक पेन का दिक्कत, फिर से वापस स्लिप डिस्क टाइप की दिक्कत है वो वापस हो जाती है। मतलब बैक पेन वाले जितने योगा होते हैं, उत्तरासन हो गया या ये वाले प्राण वाले प्राणाकर्षण टाइप के सारे योगा करता हूँ तो कुछ समय फायदा होता है, फिर से वापस ही हो जाता है। तो इसका कुछ परमानेंट निदान कुछ हो तो कुछ बताइए। अमन जी थोड़ा उसको एस्पेक्ट, थोड़ा सा आप उसको खुलासा करें, पूरा बढ़िया से हम लाइनिंग नहीं पहुंच पा रही हैं तो जी जी घनश्याम जी जो बोल रहे हैं उनको अपने सरल कर दें कि कहाँ पर क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है। बाबूजी घनश्याम जी कह रहे हैं इनको बैक पेन की समस्या है, ये आसन प्राणायाम भी करते हैं लेकिन वो समस्या दूर नहीं हो रही है, तो इस रिगार्डिंग ये पूछना चाहते हैं। हाँ, तो बैक पेन किसी भी तरह का हो, यदि शीर्षासन का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बैक पेन के किसी भी तरह के, गुरुजी शीर्षासन भी कर रहा हूँ मैं और प्राणाकर्षण भी कर रहा हूँ और ये बैक पेन वाले जितने होते हैं उत्तरासन से लेकर धनुरासन ये भी कर रहा हूँ बैक पेन वाले, पर कुछ समय फायदा होता है और फिर से वापस ये ये जो अपनी स्लिप डिस्क टाइप की दिक्कत है वो फिर से वापस हो जाती है। हाँ, तो स्लिप डिस्क में थोड़ा केयर रखना पड़ता है। कहीं भी स्लिप डिस्क हो तो आप देखें, पहले रीड करें अपने को कि फॉरवर्ड बेंडिंग में दिक्कत आ रही है कि बैकवर्ड में आ रहा है। मोस्टली फॉरवर्ड बेंडिंग में ही दिक्कत आती है, तो उसको बढ़ाएं मत, तो रेस्ट की जरूरत है वो है वहाँ। और आप सारे बैक वाले से किया करें, जैसे उत्तरासन इसमें काम आ सकता है, भुजंगासन काम आ सकता है, ये मकरासन काम आ सकता है। तो उसमें जिस पोस्चर में रहने में आपको थोड़ा इजी फील हो रहा हो वही पोस्चर योगा है जिसमें आराम मिलता हो रहने में। और बाकी है कि वो हाँ, ये आपको मेडिटेशन की इसमें भूमिका आएगी। इसमें कोशिश करिए कि कैसे हम मेडिटेशन करें कि एंडोर्फिन्स निकलना ब्रेन से वो काम चालू कर दे, तो वो सारे पेन को हटा लेता है वहां से। तो वो आपको मेडिटेशन इसमें अधिक कारगर होंगे। तो हम प्राणायाम या आत्मानुभूति योग का प्रैक्टिकल करेंगे तो काम आता है। और पोस्चर में वो रखे, ढेर सारे आज योगा करने से उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि स्लिप डिस्क खास करके लंबर रीजन वाले में होता है या सर्वाइकल में होगा। तो वो वहां से आकर के दोनों पूरे शरीर में आपस में सारे तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्लेक्सस होता है ना, कुंडलिनी वाला भी एरिया का नीचे नाभि वाला भी ऊपर तक गया है, ऊपर वाला भी सब रेटिकुलर भी नीचे गया है।
कि ज्ञान के लिए इधर गया है, तो सबका राजपाट सबका सब जगह है। तो रीढ़ की हड्डी में कहीं भी यदि प्रॉब्लम होती हो तो उसका केयर करें, और सूर्यभेदन प्राणायाम को आप 1-2 राउंड नहीं 50 राउंड करें। अच्छा। तो धीरे धीरे एक 10 राउंड से शुरू करें, एक बढ़ाते जाएं, 50 राउंड जाए तो 5-6 महीना वैसे ही करें। तो वो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कहीं पर उसमें कोई इरिटेशन हो, रेजिस्टेंस हो, तो उसको रगड़ करके साफ करता है वो। ये तो ठीक है, अनुभव अपना बताते रहें और अपने आप ही खोजते रहें कि कैसे हम चेंज करके कि कैसे किए तो कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, फिर हम लोग को फायदा होगा। जो उससे बैक पेन तो हमको भी काफी हो रहा था, लेकिन शीर्षासन से वो धीरे धीरे दूर हुआ। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, अभी किसी का प्रश्न नहीं है। तो आप शांत। जी जी जी, 1 मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ। इसमें पुरुषोत्तम जी ने लिखा हुआ है, इसको पढ़ के सुनाता हूँ, समय हो गया है। सभी को प्रणाम। सबसे ज्यादा प्राणों की हीलिंग शब्दों में होती है, बाबूजी को सुनते हैं तो सप्ताह भर की हीलिंग हो जाती है। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गजब के हीलर हैं, क्या यह सत्य है? हाँ जी, कोई भी आप हैं अपने भूमिका में रहते हैं, कोई गार्जियन सफल गार्जियनशिप निभा रहा है अपने, तो सूर्य की तरह चमक कर अन्यों को प्राण देता है अपने फील्ड में। कोई स्टूडेंट से एक शानदार स्टूडेंट बन करके अन्य स्टूडेंटों को प्रेरणा स्रोत बनता है। तो जो भी अपना कैंपस हो, उस कैंपस में रहते हुए अपने उस कैंपस के लोगों के लिए प्राणिक हीलर बन सकते हैं। तो अभी वो चाहिए, अपनी भूमिका में हर कोई रहता है, लीडर को चाहिए है कि अपने जितने लोग हैं उनको हमेशा प्राण भरते रहे वहां पर जाकर। तो ये सब कोई, हर कोई प्राणिक हीलर करता है। माँ अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाती है तो वहाँ प्राणिक हीलिंग के काम करती है। बच्चा अपने हाव भाव से, अपने किलकारियों से माँ को खुश रखता है, तो बच्चा भले यंग वन से न्यूली बोर्न बेबी है, लेकिन माँ को प्राणिक हीलिंग वो कर रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को प्राणिक हीलिंग करता है यहाँ पर, क्योंकि प्राण के खेल के सिवा संसार में कुछ है ही नहीं। इसी रहस्य को हमें समझना है। तो कोई मंद बुद्धि का है तो हम ज्ञानी मान लिए कि हैं, तो मंद बुद्धि वाला हमको प्राणिक हीलिंग करेगा कि हम उसको ज्ञानी बनाने के लिए कुछ ना कुछ निकालेंगे, तो खाली करेंगे तो ईश्वर फिर भर दिया। तो लग रहा है कि वो मंद बुद्धि का था, हम उसको दे रहे थे, लेकिन एक्चुअली वो हमको दे रहा था इनडायरेक्ट वे में। ये बहुत गजब का लीला है। ये रहस्य धीरे धीरे समझ में आते जाएगा, तब लगेगा कि यहाँ पर हर कोई डोनर है, हर कोई रिसीवर है, और प्राणों का खेल केवल गायत्री वेदम सर्वम इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर प्राण के सिवा और कुछ नहीं। गयान कहते हैं प्राणान को, संस्कृत में गया प्राण शब्द को कहा गया। तो यह रखा गया है। तो ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं केनोपनिषद के लास्ट वाले चैप्टर में। जी प्रणाम, और शांति पाठ कर लीजिए अमन जी। जी बाबूजी, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी को धन्यवाद, रीता दीदी को धन्यवाद, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने अनुभव शेयर किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ के साथ में आज की कक्षा को समापन करते हैं यहीं पर। शांति शांति शांति। समाप्त।